ध्यान लगा के सुनना समझना, बिकॉज ये पूरा का पूरा क्लास फोकस रहेगा एम्प्लॉय बेनिफिट्स, उससे रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हमको चेक करने चाहिए एज एन ऑडिटर व्हेन यू गो एट client place, at your auditor's place, then what should be the steps to start an audit of employee benefit and how the process goes on, then what are the compliance requirements which we need to check for. All this will be explained in this class. Okay? Over here. Prayers start कर लेते हैं, फिर start आपको topic. शानदार तेरा तो बड़ी गेट में बंद करवा दी। अरे नहीं वो ज्यादा अरे नहीं वो बाहर से वो गेट बंद कर देंगे बाहर से। अच्छा हुआ। हाँ इसको ही बंद कर दो। बात ही कर सकते इसका पासवर्ड क्या है? 1569 1569 ठीक है। बोलेगा 472 बना दिया क्या 61 स्लाइड्स बन गई। स्टार्ट हो गया वो ऑनलाइन जो करते हैं क्या हैंडल करते हैं? कौन सा? वो जो व्हाट्सएप ये वो व्हाट्सएप पे पीपीटी शेयर करना पीपीटी शेयर कर देना पीपीटी शेयर करनी नहीं वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का भी एक लिंक जाता है ना बाकी लोग भी देखते नहीं होता क्या आजकल वो नहीं है वो नहीं आजकल तो सब कुछ ऑफलाइन सब यहां पर बैठे हैं तो सब्सक्राइब
पीपीटी है ना, पीपीटी पीपीटी पीडीएफ की हमारी। हाँ तो शेयर जो है ना वो शेयर मिल गया व्हाट्सएप पर। अच्छा नहीं होती है कंबाइंड वो तो उस पहले आपको मेल करिए ना तो उससे करता हूँ स्टार्ट कर दूँ। Morning everyone, my name is Harshit. With my team Shubh Khandelwal and Yash Vijay, we are going to discuss today on the audit of employee benefit expenses. So, हाँ no issue. F5 में जुटे तो फाइव ही कर रहा हूँ। हाँ चलो पीडीएफ में पीपीटी नहीं है। यहाँ से देखो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बारे में। और जो भी हम लोग कवर कर रहे हैं वो कोई बुक के अंदर आपका सिलेबस वगैरह उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत होगा, बट मोस्टली हम जो शेयर करने वाले हैं आज वो होगा जो एप्लीकेशन जो आपको एज अ ऑडिटी आप किसी भी क्लाइंट के पास जाते हैं तो आपको क्या परफॉर्म करना है, मेन हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं आज। एप्लीकेशन बेस्ड होगा पूरा, और हम लोग हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने हमारी 2.4 इयर्स की आर्टिकलशिप में जो भी एग्जांपल्स जो भी ऑब्जर्वेशंस निकाली है आज तक रिलेटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, हम लोग वो भी आपके साथ शेयर करेंगे आज। तो एज यू कैन सी दैट हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स, इंड एस, एएस, बोनस एक्ट्स, पीएफ, ईएसआई, ये सब भी कवर करेंगे। एट द सेम टाइम इनकी कंप्लाइंस तो करेंगे, बट आपको क्या क्या चेक करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, आपको क्या क्या इंक्वायरी करनी है आपके जो भी एंटिटी की आप ऑडिट कर रहे हैं उससे, और आपकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ सकती है जो कि हम लोगों ने देखी है, आती है नॉर्मली और एक्सेप्शनली जो भी निकल सकती है, वो सब हम लोग और इसमें चेक आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन कोर टॉपिक्स पे जाने से पहले आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल व्हाई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की जो ऑडिट है इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्सपेंसेस या फिर अदर हेड ऑफ इनकम, जो भी अदर हेड ऑफ एसेट्स हैं उनकी ऑडिट से कैसे ये डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने कभी ये सोचा कि कितने सारे एएस हैं, कितने सारे इंडेस हैं, वो एसेट्स के लिए भी हैं, लायबिलिटीज के लिए, बट एक्सपेंसेस के लिए बहुत लिमिटेड एएस है या 2 या 3 एएस से ज्यादा है नहीं। फॉर एन एग्जांपल, एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो कवर कर रहे हैं, सेकेंडली कॉन्ट्रैक्ट्स एएस 7 है और लीजेस है, बस ये 2 या 3 ही एएस या इंडेसेस हैं जो कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर एक्सपेंसेस से रिलेटेड स्पेशली फॉर उसके लिए ही बनाया हुआ है, तो उससे उसकी रेलेवेंस पता लगती है कि क्यों, मतलब जिसने भी वो मतलब एएस ड्राफ्ट करें क्यों करें, उसमें कितना ज्यादा कवरेज होगा उसको कवर किया। इस चक्कर में सिर्फ ये 2 या 3 एएस है, एरियाज है एक्सपेंसेस के, वही उससे रिलेटेड ही एएस बनाए हैं। सेकेंडली आप देखेंगे बाकी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे अपनी परचेजेस होती है, अपने प्रोफेशनल फीस वगैरह पे करते हैं, या फिर और भी अदर कैटेगरीज जनरल एक्सपेंसेस हो गए, इन सब की आप देखोगे एक्सटर्नल वाउचर्स होते हैं। अपन ऑडिट के अंदर पढ़ते हैं ऐसे 500 के अंदर ऑडिट एविडेंसेस के अंदर व्हाट मेक्स एन ऑडिट एविडेंस मोर रिलायबल। तो उसके अंदर एक पॉइंट 2-3 पॉइंट्स होते हैं कि जब भी डॉक्यूमेंटेशन या जिस पे भी आप रिलाई कर रहे हो, अगर वो आउटसाइड पार्टी का है या फिर एक्सटर्नल पार्टीज का है, तो उससे उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, उसके अंदर आप मेजॉरिटी इन हाउस जो वर्किंग्स होती है एम्प्लॉइज की, आप उस पर ही रिलाई कर रहे हो। तो एज पर ऐसे 500 उसकी रिलायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो उस वजह से आपको एज अ ऑडिटी उसमें ज्यादा वेरीफाई करना पड़ता है। सेकेंडली आप देखेंगे उसी के अंदर सेकंड पॉइंट है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई भी ऑडिट एविडेंसेस होते हैं, अगर वो इन हाउस प्रिपेयर होते हैं, तो उस केस के अंदर उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज किस फैक्टर्स पे होती है कि उसको बनाने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल्स है एंटिटी के अंदर वो कितने ज्यादा इफेक्टिव है।
अगर उसको बनाने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल्स होंगे वो इफेक्टिव होंगे, अगर डेटा जो प्रिपेयर हो रहा है उसकी वैलिडिटी चेक बहुत सारे होंगे तो उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो उससे भी एक उसकी मतलब ऑडिट एविडेंसेस की रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी। थर्ड, ये एक ऐसा हेड है जहां पे स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, जिन स्टेक होल्डर्स एम्प्लॉइज जो डायरेक्टली उससे इफेक्टेड है उस एक्सपेंस से, वो डायरेक्ट स्लाइड कर सकते हैं सेकंड। हाँ सेकंड पे मैं बताता हूँ। हाँ तो ये ऐसा एक एक्सपेंस है, थर्ड पॉइंट पे है, स्टेक होल्डर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग। जो एम्प्लॉइज हैं फ्रॉम मेकिंग द अटेंडेंस रजिस्टर टू द पेमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस, मिस रिप्रेजेंटेशन के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं कंपेयर टू अदर एक्सपेंसेस। थर्ड, फ्रॉड तो जैसे मैंने बताया प्रोन टू फ्रॉड, इसके अंदर एम्प्लॉइज डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडली यहाँ पे जो कवरेज होती है, जैसे ऑडिट एविडेंसेस की रिलायबिलिटी भी कम होती है यहाँ पे, तो फ्रॉड के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं यहाँ पे। और ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एरियाज होते हैं जहां पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर ही फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं, और नॉर्मली एंटिटीज करती है वो सब। और आप लोगों ने भी अगर एक या दो बार ऑडिट करी होगी तो आप लोगों ने भी देखा होगा, कॉमन है। फिफ्थ पॉइंट इज कंप्लायंसेस। अब कंप्लायंसेस की बात करें तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर और जो अदर एक्सपेंसेस है उसमें कंप्लायंसेस में बहुत डिफरेंट है। अदर एक्सपेंसेस लाइक योर फॉर एग्जांपल परचेजेस और प्रोफेशनल फीस, उसके अंदर कंप्लायंसेस के अंदर आपके पास एक या दो तरह की कंप्लायंसेस होगी। आपको क्या चेक करना होगा, टीडीएस चेक कर सकते हो आप उसके अंदर, या फिर उसके अंदर जीएसटी चेक कर सकते हो कि आरसीएम वगैरह एप्लीकेबल है या फॉरवर्ड चार्ज के अंदर है, तो उसके अंदर अपनी तो कोई लाइबिलिटी आती नहीं है। हाउएवर बट आप एम्प्लॉय बेनिफिट की जब ऑडिट करते हो तो उधर आपके पास कंप्लायंसेस का स्कोप इतना ज्यादा है, आपको टीडीएस भी चेक करना होता है, आपको ईएसआई पीएफ बोनस एक्ट की कंप्लायंसेस भी चेक करनी होगी आपको, आपको उनकी जो ईयरली प्रोविजंस बनते हैं, जैसे डेफिनेट डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के जो प्रोविजंस बनते हैं, लीव्स की जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, उनकी अकाउंटिंग। सेकेंडली उनके प्रोविजंस, जो एस्टिमेशंस, उनकी वैलिडिटी एस्टिमेशंस की, आपको वो सब वेरीफाई करना होता है। तो कंप्लायंस एज कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं इनकी अकाउंटिंग बहुत ज्यादा वास्ट हो जाती है। ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होते हैं ये परवेसिव एक्सपेंसेस हैं। मींस कि आप किसी भी एंटिटी में जाएंगे, सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, ये जो एक्सपेंसेस होता है कॉमन होता है। सर्विस सेक्टर्स के अंदर इसका जो क्वांटम होता है वो थोड़ा हाई होता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर वेजेस, एक वेजेस कंपनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। अ, जो क्वांटम होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वेजेस का ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू सर्विस सेक्टर, वहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ज्यादा होता है। मूविंग टू थर्ड स्लाइड। सो जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज द एरिया व्हिच इज प्रोन टू फ्रॉड। ओके, सो मतलब बहुत सारे आप लोगों ने भी देखा हो तो बहुत सारे फ्रॉड के मैनेजमेंट फ्रॉड हो सकते हैं इस एरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल अंडर रिपोर्टिंग और ओवर रिपोर्टिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। सब करते हैं लगभग टैक्सेस को सेव करने के लिए, अपनी बैलेंस शीट जो पीएनएल्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, अपनी जो भी फ्यूचर प्लान्स होते हैं उनको। फॉर एन एग्जांपल स्टार्टअप्स के अंदर बहुत कॉमन है ये कि स्टार्टअप्स के अंदर क्या होता है कि अभी जैसा आप देख रहे होंगे तो ले बहुत सारे हो रहे हैं। ले ऑफ से क्या होता है, एक स्टार्टअप की जो इमेज होती है एज ए ग्रोइंग स्टार्टअप वो एक तरीके से डिफ्लेक्ट होती है। तो ये एक बहुत फ्रॉड का एरिया है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स क्या करते हैं, अगर ले भी किए हैं तो अपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को अदर एरियाज में वो इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो बैलेंस हो जाए, जिससे कि उनकी जो परफॉर्मेंस दिख रही है एज पीएनएल के अंदर वो डिफ्लेक्ट ना हो, कि उन्होंने भी कोई ले करें और उनकी जो डिक्लाइनिंग ग्रोथ है वो पोर्ट्रे ना हो। तो ये भी एक एग्जांपल है फ्रॉड का। मिस क्लासिफाइंग कॉस्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि आप लेजर स्क्रूटनीज करेंगे जब, तो उसके अंदर देखेंगे पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्टर्स के, जो अपने ओनर्स होते हैं उनके, पार्टनरशिप वर्क में पार्टनर्स के, उनके रिलेटेड पार्टीज के, वो पर्सनल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर एज अ बिजनेस एक्सपेंस अपन बुक कर देते हैं।
तो ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे एज अ ऑडिटी आप लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो पर्सनल है, कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है। और अगर पर्सनल एक्सपेंसेस हैं तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी पड़ेगी उसकी, कि ये वेदर द if the owner is saying that it is a business expense, then you have to verify that. Non-disclosures non-disclosures under related party disclosures, क्या होता है कि आपको एज पर कंपनीज एक्ट और शेड्यूल 3 के अंदर भी बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने होते हैं जो भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो उसके अंदर अगर रेम्युनरेशंस वगैरह आप दे रहे हो एज इन डायरेक्टर्स को या फिर अपने पार्टनर्स को या फिर किसी भी रिलेटेड पार्टी को जिसके अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, नॉट विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व बट विच आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, लाइक साइलेंट पार्टनर्स हो गए, वो लोग। तो उस केसेस के अंदर क्या होता है कि जो डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स होती है वो वहां पे उसकी कंप्लायंस चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप किसी ऑडिट में जाएंगे, फॉर एग्जांपल पार्टनर कंपनीज के अंदर तो मैंडेटरी होता ही है, पार्टनरशिप फॉर्म में मैंडेटरी है, बट आप एक जब भी अपन किसी ऑडिट में जाते हैं तो हम चेक करते हैं वहां पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कितने हैं। तो जैसे अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारे स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, तो उस केसेस के अंदर आप ये अपने माइंड के अंदर रख सकते हो कि यहाँ पे डिस्क्लोजर जो आपकी पीएनएल्स होंगे, जो आपकी रिपोर्ट्स होंगी, उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट शुड बी प्रॉपर, क्योंकि वो जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं उनको जो भी रिलाय करना होता है परफॉर्मेंस वगैरह सबके लिए, वो यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसकी वैलिडिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉल्सिफाइंग द पेंशन लायबिलिटीज एंड और फंड परफॉर्मेंस, आप लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे कि जो क्या होता है कि मान लो मेरे को कोई भी मेरी लायबिलिटी है, अभी आगे अपन देखेंगे डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के नाम से एक आएगा, उसके अंदर क्या होता है कि आपको एंटिटी को एक प्लान एक एसेट्स के अंदर किसी भी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है, वो एंटिटी को एक तरीके से जो उनकी फ्यूचर लायबिलिटीज है आगे जाके जो एम्प्लॉइज को देनी है, उससे रिलेटेड उनको एक इन्वेस्टमेंट्स जो हर साल वो एक फंड या किसी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब क्या होता है कि वो जो लायबिलिटी होती है जो जिसमें कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें एंड जो भी उसकी लायबिलिटी होगी वो होगी एम्प्लॉयर की। तो फंड की जो परफॉर्मेंस होती है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो ऊपर नीचे हो ही सकती है। जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे सोवरेन फंड्स होते हैं, इनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो फंड्स की जो होती है, अगर मान लो उनकी लायबिलिटी उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई, तो एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसको बैलेंस आउट करने के लिए। तो अब अगर क्या बोलते हैं बैलेंस, अब एंटिटी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या फिर उसके पास कंट्रीब्यूट करने के लिए पैसे नहीं, तो उसके लिए एंटिटी क्या कर सकती है, फॉल्सिफाई कर सकती है उसकी परफॉर्मेंस, उसको इंक्रीज परफॉर्मेंस जो होती है फेयर वैल्यू, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स की जो फेयर वैल्यू है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके दिखा सकती है। डिक्रीज तो बहुत कहूंगा, इंक्रीज करके दिखा सकती है उसको। हाँ, एक वन मोर पॉइंट इसमें एस्टिमेशंस और अपन जो करते हैं जैसे लीव्स है, लीव्स होगी, ग्रेचुइटीज होगी, इनके अंदर आप अपने जो भी सिलेबस होगा इंडेक्स 19 के अंदर भी आप पढ़ोगे। इसके अंदर क्या होता है, एस्टिमेशंस करने होते हैं कि आगे जाके लीव्स अगर मेरे इतने एम्प्लॉइज हैं तो कितनी लीव्स उसके अंदर से यूज आएगी, तो उस हिसाब से अपन प्रोविजनिंग करते हैं। तो एस्टिमेशन से रिलेटेड 47 All this will 47 then से दबा भी 7 2 1 हाँ, तो एस्टिमेशंस जो होते हैं उसके केस के अंदर आपकी फ्रॉड रिस्क फैक्टर और मिस रिप्रेजेंटेशन के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो एंटिटी के मेनली एंटिटी की जो भी खुद की उसके हिसाब से बनाते हैं, वो अपने जो भी उनके मतलब एस्टिमेट्स वो खुद करते हैं उस हिसाब से बनाया जाता है। सो नाउ व्हाट वी विल कवर टुडे, बाकी जो स्पीकर्स और मैं क्या कवर करने वाले हैं आज, एक तो हम लोग कवर करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस एएस लेबर कोड्स, जो कि अभी आगे तक बताएंगे लेबर कोड्स जो कि हर एक स्टेट्स के अंदर होते हैं और नए लेबर कोड्स आने वाले हैं उससे रिलेटेड। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स हम बताएंगे आपको, ऑडिट प्रोसीजर्स व्हिच यू नीड टू परफॉर्म एज अ ऑडिटर when you go to a
any entity, detailed understanding of various employee benefit expenses. इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे जो मेजर एम्प्लॉय जहां पे अकाउंटिंग बहुत ज्यादा वास्ट है, जो नॉर्मल अकाउंटिंग पार्ट है, फॉर एग्जांपल सैलरीज का हो गया या फिर ईएसआई पीएफ हो गया, इनकी जो अकाउंटिंग पार्ट है वो ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है, तो इसकी हम लोग अकाउंटिंग इतनी ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट नॉर्मल जो होगा मेन जो होते हैं जिसकी अकाउंटिंग बहुत हार्ड है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू शेड्यूल 3, इनकम टैक्स से रिलेटेड जीएसटी का हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे। इसमें कंपनीज एक्ट का भी हम लोग डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन 197 के अंदर जो होते हैं विद शेड्यूल 5 हम लोग वो भी कवर करेंगे आज। तो इसके अंदर हम लोग लगभग एज अ ऑडिटर, आप अगर किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं एज अ ऑडिट करने के लिए, तो आपको क्या क्या चेक करना है 95% हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। सो फर्स्ट इस स्लाइड पे अपन दोबारा आएंगे आगे, बट एक बार ओवरव्यू देने के लिए व्हाट आर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। पहले तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट भी हो सकते हैं और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट्स भी हो सकते हैं। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जो भी जो एम्प्लॉय अगर वो जैसे हर साल वर्क कर रहा है उस टाइम के अंदर जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स उसको देंगे वो अपने इसमें आ जाएंगे। और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट जैसे रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद अगर होता है तो वो वाले इसमें आ जाएंगे। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट के अंदर शॉर्ट टर्म प्लान्स भी होते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान्स के अंदर सैलरीज आ गई, आपकी कमीशंस आ गए, अलाउंसेस आ गए, जैसे एचआरए वगैरह हो गया, ये सब आ गए। लीव्स हो गई, लीव्स हो गई, इसमें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गए। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आगे हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा मतलब ऐसा एरिया है जहां पे फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इसके अंदर कंप्लायंस पार्ट एट द सेम टाइम फॉर द ऑडिटर टू चेक बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के अंदर बोनस प्लान आपके शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी। फॉर एग्जांपल किसी एंटिटी ने प्लान निकाल लिया कि if 5 years the company share price has reached to this level, then bonus will be given to the employees. ये long term bonus plans के अंदर आ गया, और other benefits भी हो गए। ESOPs जो देते हैं वो भी डिस्कस होगा आगे। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपके पोस्ट एम्प्लॉयमेंट प्लान्स एंड टर्मिनेशन प्लान्स, दो चीजें हो गई। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट प्लान्स के अंदर एक होते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स, एक होते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर, जैसे कि इनका नेम बना है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर क्या होगा कि जो कंट्रीब्यूशन करना है एंटिटी को, जो भी कंट्रीब्यूशन करना है एक एंटिटी को, वो डिफाइंड होता है। और वहीं पे ही अगर क्या बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, उसके अंदर जो बेनिफिट है एंड बेनिफिट वो डिफाइन कर रखा है लॉ के अंदर कि एक एंटिटी को क्या एंड के अंदर जाके किसी एम्प्लॉय की जब टर्मिनेशन होता है या फिर उसका रिटायरमेंट होता है, उसके बाद जो उसको बेनिफिट देना है वो डिफाइंड है लॉ के अंदर पहले से ही। वो सब कवर्ड होते हैं आपके डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के अंदर। और जो कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉय करता है उस टाइम के अंदर जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन करने होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, जहां पे भी लॉ के अंदर वो अपने कवर्ड होते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स के अंदर। फॉर एन एग्जांपल ग्रेचुइटी हो गई, फॉर एन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया। अब पीएफ ईएसआई के अंदर आपने देखा है कि हर साल एक लिमिट्स है, एक रेट्स है और एक क्राइटेरियाज दे रखे हैं। उस हिसाब से आपको सर्टेन अमाउंट हर मंथ के अंदर 15 जो भी रेट है उसको आपको डिपॉजिट कराना पड़ता है हर मंथ का। अब वो क्योंकि डिफाइंड है लॉ के अंदर कि एंटिटी को कितना कंट्रीब्यूट करना है, एंटिटी के जो लायबिलिटीज है वो कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर एक पॉइंट ऑफ एक कंट्रीब्यूशन तक ही लिमिट कर जाती है। उसके अंदर अगर फ्यूचर के अंदर जो भी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट है वहां पे एंटिटी की कोई लायबिलिटी नहीं है, उसकी जब लायबिलिटी इतनी सी है उसको क्या कंट्रीब्यूट करना है। और डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के अंदर जैसे मैंने बताया कि बेनिफिट जो एंड बेनिफिट देना है वो डिफाइंड है, बट हर साल कितना कंट्रीब्यूट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे कितना हर साल मुझे प्रोविजनिंग करनी है, वो सब डिफाइन नहीं होता। ओनली बेनिफिट जो एंड के अंदर देना है। फॉर एग्जांपल ग्रेचुइटी के अंदर एक लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब कर रखा है कि 5 ईयर से ज्यादा अगर कोई एम्प्लॉय वर्क करता है तो उसको ग्रेचुइटी देंगे, और जो भी 15/26 डेज की जो सैलरी होती है उसकी उस हिसाब से अपन ग्रेचुइटी बुक करेंगे। एंड बेनिफिट डिफाइंड है उसके अंदर, बट हर साल एज ए एंटिटी को क्या करना है वो डिफाइंड नहीं है।
तो वो इसमें कवर हो गए। और टर्मिनेशन प्लान्स के अंदर वीआरएस वगैरह अपने टैक्स में वगैरह पढ़ाई है। सो इसमें होता है 6 हाँ। सो अब जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 15। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 है, वो एक्सपेंसेस के बारे में सब कुछ बताएगा एम्प्लॉय बेनिफिट से, बट इट डज नॉट कवर द ईसॉप्स। ईसॉप्स के अंदर एएस के अंदर जिस भी एंटिटी के ऊपर एएस एप्लीकेबल है उन केसेस के अंदर तो गाइडेंस नोट एक प्रिस्क्राइब कर रखा है, बट जिसके अंदर इंडेस जिस भी एंटिटीज को इंडेस एप्लीकेबल है उन केसेस के अंदर इंडेस 1940 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अदर देन द ईसॉप्स, एंड ईसॉप्स के अंदर इंडेस 102 प्रिस्क्राइब्ड है। सो अब एएस के अंदर क्या है कि बहुत सारी एंटिटीज हैं, टर्नओवर वाइज वो एंटिटीज को डिवाइड कर रखा है। अब वो एंटिटीज को डिवाइड इसलिए है क्योंकि एएस के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस भी दे रखे हैं एंटिटीज को, स्मॉल एंटिटीज को, कि फॉर एग्जांपल अभी आगे देखेंगे अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एएस के अंदर क्या है, कॉर्पोरेट एंटिटीज को दो में डिवाइड कर रखा है, एसएमसी एंड नॉन एसएमसी, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, एंड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को लेवल 1 2 3 4 4 लेवल्स है। मैंने यहाँ पे लेवल 1 का क्राइटेरिया दे रखा है टर्नओवर का, लेवल 2 3 4 का क्राइटेरिया मैंने लिमिट्स का इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके लिए जो एग्जेम्पशंस है वो सेम है तीनों के लिए, तो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेक्स 15 वो रेलेवेंट नहीं है, बस अपन को एग्जेम्पशंस उसके अंदर ध्यान में रखना है। तो अगर अगर कोई भी एंटिटी कॉर्पोरेट एंटिटी है तो उसके अंदर एसएमसी होगा या नॉन एसएमसी होगा। अब एसएमसी एंटिटीज कौन सी होती है, अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर जाते हो ऑडिट के लिए तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा अगर इंडेस 15 या किसी एएस 15 किसी भी और भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंबाइंस चेक करने के लिए कि वेदर इट इज एसएमसी एंटिटी और नॉन एसएमसी एंटिटी। एसएमसी एंटिटी कौन सी होती है, जिसके इक्विटी शेयर्स है डेट इंस्ट्रूमेंट्स which are not listed or on the process of listing in the recognized stock exchange in India। फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये है कि वो वाली एंटिटीज जिसके शेयर्स या फिर डिबेंचर्स हो गए वो लिस्टेड नहीं है या फिर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं है, वो सारे अपने एसएमसी में आएंगे। सेकंड पॉइंट इसके अंदर है कि जो टर्नओवर है उस एंटिटी का इट शुड नॉट एक्सीड 250 करोड़, एंड थर्ड है बोरोइंग्स जो है उस एंटिटी की 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, and it should not be the holding company subsidiary company of the non SMC companies। अगर वो किसी भी नॉन एसएमसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी होगी या सब्सिडियरी कंपनी होगी तो वो भी नॉन एसएमसी बन जाएगी इवन इफ इट फुलफिल्स द अबव 3 क्राइटेरियाज। और इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट कंपनीज अगर टर्नओवर आपका 250 करोड़ से कम है और 250 करोड़ से ज्यादा है, सेकेंडली बोरोइंग्स जो है 50 करोड़ से ज्यादा है तो लार्ज में आएगी, अदर देन सब लेवल 2 3 4 के अंदर कवर्ड होगी। इन इंडेस के अंदर ऑल लिस्टेड कंपनीज अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर और व्हिच इज नॉट द होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी इज द जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट कंपनीज भी कवर्ड है, वहां पे नहीं लिखा हुआ था। सेकेंडली यहाँ पे 250 करोड़ नेटवर्थ है, वहां पे 250 करोड़ 50 करोड़ यहाँ पे टर्नओवर है, बोरोइंग से 50 करोड़, तो एएस और उसमें थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब एग्जाम्पशंस की बात करते हैं, स्लाइड नंबर 8 एग्जाम्पशंस की बात है। इंडेस जिस भी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल है वहां पे आपके पास एग्जाम्पशंस उन एंटिटीज को कोई नहीं दे रखा इंडेस के अंदर। हाउएवर जहां पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है जिस भी एंटिटीज के अंदर वहां पे लेवल 2 3 4 एंड एसएमसी एंटिटीज जो होते हैं उनको कुछ एग्जेम्पशंस दे रखे हैं, वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल लीव्स है, लीव्स के अंदर दो तरह की लीव्स होती है, वेस्टिंग लीव्स और नॉन वेस्टिंग लीव्स। स्लाइड नंबर इस पे आना 17 स्लाइड नंबर 8 हाँ, इसमें अभी आगे डिस्कस करेंगे अपन। लीव्स के अंदर वेस्टिंग लीव्स भी होती है, नॉन वेस्टिंग लीव्स भी होती है। वेस्टिंग लीव्स होती है जिसके अंदर जो एम्प्लॉयर होता है जो भी अनयूज्ड लीव्स होती है उसके अनयूज्ड लीव्स के जो बिहाफ पे आपको एम्प्लॉयर एक कैश एज अ मॉनेटरी बेनिफिट दे देता है, आपको कैश दे देता है या उसके। और नॉन वेस्टिंग लीव्स के अंदर क्या होता है कि आप एम्प्लॉय की जो लीव्स होती है वो नेक्स्ट ईयर वो इसको यूज कर सकता है जो भी इसकी अनयूज्ड लीव्स होती हैं। तो अब एग्जेम्पशन क्या है
कि जो भी नॉन वेस्टिंग लीग्स होती है उसके केस के अंदर क्या होता है कि एंटिटी को एक प्रोविजनिंग करनी पड़ती है हर साल ऑफ द अनयूज्ड लीग्स। वो एक्सपेक्टेशंस एस्टिमेशंस को ध्यान में रखते हुए उसको एक प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। एसएमसी एंटिटीज एंड लेवल 2 3 4 एंटिटीज को वो जो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है उसके लिए एग्जेम्पशन है, उनको वो नहीं करनी नॉन वेस्टिंग लीग्स के अंदर। अगर वेस्टिंग लीग्स है तो वेस्टिंग लीग्स के अंदर क्योंकि उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स देने हैं नेक्स्ट ईयर, तो उस केस के अंदर बट उसको करनी पड़ेगी उसकी प्रोविजनिंग। अगर डिस्काउंटिंग भी है अगर आफ्टर 12 इयर्स 12 मंथ्स के बाद है, तो वो भी करनी पड़ेगी उसको। सेकेंडली डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स। अब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स के अंदर आप कंट्रीब्यूट करते हो वहां तक कि आपकी लाइबिलिटीज है, अभी अब जैसे डिस्कस किया था। अब क्या होगा कि कंट्रीब्यूट आप विद इन 12 मंथ्स कर सकते हैं या फिर आफ्टर 12 मंथ्स की लाइबिलिटी अगर ड्यू हो रहा है तो आफ्टर 12 मंथ्स होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी कि जो भी आपकी डिस्काउंटिंग रेट है, डिस्काउंटिंग रेट इंडेक्स के अंदर मोस्टली आप इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट देते हैं या आईआरआर देते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, आपको डिस्काउंटिंग जो भी आपकी नेट लाइबिलिटी है उसको आप डिस्काउंट करके लेके आओगे, उसकी प्रोविजनिंग करेंगे आप एज पर इंड AS 37। अब क्या होगा कि यहाँ पे एग्जेम्पशन है सेम उनको ही एसएमसी लेवल 2 3 4 कंपनीज को एंटिटीज को कि जो डिस्काउंटिंग होती है वो उनको करने की जरूरत नहीं है। ये एक्सेप्शन है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स में भी और टर्मिनेशन बेनिफिट्स में भी। कुछ एग्जाम्पशन डिस्क्लोजर्स से भी रिलेटेड है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के अंदर आपको बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी नेट सर्विस कॉस्ट क्या है, पास्ट सर्विस कॉस्ट क्या आ रही है, आपके प्लान एसेट्स वगैरह है उसकी फेयर वैल्यू क्या है, प्लान एसेट्स, बहुत सारी डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स होती है। उससे एक एग्जाम्पशन है उन एंटिटीज को एसएमसी और लेवल 2 3 4 कंपनीज का। लास्ट डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स ऑब्लिगेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपनी डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स होते हैं इसके अंदर जो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है एक्चुअरियल वैल्यूएशन को कंसीडर करके, तो उस केसेस के अंदर भी कुछ जो एक्चुअल जो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स की, वो मैंडेटरी नहीं है। उसके अंदर भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो मैंडेटरी नहीं है एसेंशियल लेवल 2 3 4 कंपनीज को। स्लाइड जैसे लेबर कोड्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था थोड़ा सा कि लेबर कोड्स इंडिया के अंदर नए आने वाले हैं। पहले एक्ट्स हैं बहुत सारे लेबर से रिलेटेड, लाइक मिनिमम वेज एक्ट या पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट्स, ये सब एक्ट्स होते हैं, ये एप्लीकेबल होते हैं। और एज अ ऑडिटर जब आप किसी भी एंटिटी के अंदर जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इन इंटरनल ऑडिट के अंदर तो आपको हर एक एक्ट को थोड़ा बहुत देखना पड़ता है और उसकी कंप्लायंस भी चेक करनी पड़ती है। तो आप जो 44 एक्ट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, नए लेबर लॉज आ रहे हैं, 4 लेबर लॉज आ रहे हैं। अभी तक ड्राफ्ट फाइनलाइज हो चुका है बट वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। जो 25 आउट ऑफ 28 स्टेट्स जो हैं उन्होंने ड्राफ्ट फाइनलाइज कर रखा है। 3 स्टेट्स हैं उनका भी बस प्रोसेस के अंदर है, बट जैसे ही वो फाइनलाइज होगा फिर जो भी इसकी प्रोसेस होता है उसके बाद वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर एज अ ऑडिटर आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा जो 4 लेबर कोड्स हैं वो इन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट बोथ कि उसकी जो कंप्लायंसेस है, लाइक मिनिमम वेजेस है कि इतनी होनी चाहिए, बोनस इतना जाना चाहिए, ईएसआई पीएफ से रिलेटेड है या फिर और भी चीजें, वो उसकी कंप्लायंसेस आपको चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि अब जैसे फर्स्ट लेबर कोड जो नए आने वाले हैं उसके ना फर्स्ट है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब ये जो कोड है इसके अंदर टोटल 9 जो प्रीवियस एक्ट्स हैं वो सब्स्यूम्ड हो रहे हैं। जैसे कि आप देखो पीएफ ईएसआई वाला जो एक्ट है वो भी इसमें सब्स्यूम्ड हो रहा है, मटर्निटी बेनिफिट ग्रेचुइटी से रिलेटेड जो भी ये जो सोशल सिक्योरिटी जो भी एक जैसे इंश्योरेंस हो गया, ये सब जो एक्ट्स हैं ये सारे इस सिंगल कोड के अंदर सब्स्यूम हो रहे हैं। इस कोड के अंदर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर के एम्प्लॉइज वगैरह कवर्ड होंगे। जो सेकेंडली अभी आप देखेंगे जो ग्रेचुइटी की प्रोविजनिंग करते हैं, ग्रेचुइटी वो आपके परमानेंट एम्प्लॉइज के ऊपर करते हैं, नॉट ऑन द फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज। फॉर एग्जांपल आपने किसी कोई भी एम्प्लॉय है वो आपका 3 इयर्स के लिए है, तो उस केस में आप ग्रेचुइटी की नहीं करते। इसमें टाइम लिमिट जो है 5 इयर्स की वो भी रिड्यूस हो रही है थोड़ी सी इस कोड के अंदर। नेक्स्ट है कोड ऑन वेजेस 2019, इसके अंदर भी 4 जो एक्ट है वो सब सब्स्यूम्ड हो रहे हैं। इसके अंदर आपकी मिनिमम वेजेस आ जाएंगे, टाइमली पेमेंट हो जाएगा,
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो आपने देखा होगा कॉर्पोरेट्स के अंदर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वेजेस के अंदर वेरिएंस होता है एक मेल और फीमेल के अंदर, वो भी इस कोड के अंदर कवर होगा। ऑक्यूपेशन एंड सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड, इसके अंदर जो एक एम्प्लॉय है उसकी वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है उससे रिलेटेड लॉज आएंगे। इसके अंदर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो एक्ट है वो इसी के अंदर सब्स्यूम्ड हो रहे हैं। और इसके अंदर इसमें एक वन मोर थिंग आएगी कि जो जैसे फीमेल्स होती हैं वो लेट नाइट तक अगर वर्क कर रही है तो उससे रिलेटेड भी लॉज आ रहे हैं, जो कि अभी जो करंट एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इसके अंदर आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के, फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियंस बनती है, जो भी उनके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बेस रिलेटेड वगैरह, वो सब रिजॉल्व जो इन वाले एक्ट्स के अंदर लिखा होता है सबस्यूम जो भी हुए हैं वो सब इसके अंदर कवर्ड होंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि आप किसी एंटिटी के अंदर अगर जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की ऑडिट स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको वहां पे सबसे पहले देखना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एम्प्लॉय बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय द एंटिटी। वो आपको कैसे चेक कर सकते हो, आप सैंपल बेसिस के ऊपर उनके एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स लो, अदर एम्प्लॉयर उनकी ग्रेड के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैनेजर लेवल के एक या दो किसी भी एम्प्लॉय की आपने एम्प्लॉय एग्रीमेंट्स लिए, जो लेवल 2 लेवल 3 जो भी ग्रेड पे है एम्प्लॉइज, उनके आपने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए और उनको आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो ऑफर कर रही है एंटिटी, आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम आपको जब आप शुरुआत में ये सब चेक कर रहे हो उसी टाइम पे आपको लेजर स्क्रूटनी करते हैं, अपन ट्रांजैक्शंस देखते हैं एम्प्लॉइज के साथ क्या क्या हो रही है, अदर देन जो अपनी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सैलरी वेजेस ये जो पीएफ पीएसआई बोनस, इनके अलावा अगर कोई और ट्रांजैक्शंस आ रही है एम्प्लॉय के साथ तो आपको कुछ वेरीफाई करनी पड़ेगी वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। या तो गलत हो सकती है ट्रांजैक्शन, अगर वो सही है एम्प्लॉय के साथ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसकी कंप्लायंसेस पार्ट आपको चेक करना पड़ेगा। अब क्या हो सकता है किसी भी एंटिटी के अंदर अपन ऑडिट के लिए जा रहे हैं तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंटिटी क्या कर सकती है, या तो आउटसोर्स कर सकती है किसी भी आउटसोर्स। आजकल बहुत सारी एंटिटीज पेरोल मैनेजमेंट कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल एडीपी इंडिया लिमिटेड है, एलआईसी ये वर्क करती है। इसमें सेक्टर में क्या होता है कि एज अ एंटिटी मैं अपना जितना भी पेरोल मैनेजमेंट होता है, जो भी मेरी डिडक्शंस करनी पड़ती है, जो भी मैनेज करना पड़ता है, इवन रिइंबर्समेंट्स होते हैं, आपके इंश्योरेंस होता है, वो सब मैनेज एक दूसरी एक्सटर्नल एंटिटी करती है। तो वो सब उस जो भी ये सब कवर करता है वो पेरोल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। तो एंटिटी क्या कर सकती है, या तो एक्सटर्नली मैनेज कर सकती है किसी और एंटिटी को देके, या फिर वो इंटरनली मैनेज कर सकती है। अगर उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जनरली आप देखोगे तो उस केसेस के अंदर क्या होता है कि एंटिटी आउटसोर्स करती है। तो आउटसोर्स अगर कर रही है तो आपको क्या चेक करना है उसके अंदर, वो ऐसे 402 एक आप अभी फाइनल के अंदर आप पढ़ेंगे, ऐसे 402 के अंदर होता है कि यू हैव टू चेक दी कंट्रोल, यू हैव टू चेक दी वर्किंग विद दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर आप क्या करते हो कि अपना जो भी एक कंपोनेंट है, कोई भी ये एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं, आप कुछ और एरिया भी अपना आउटसोर्स कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा कि जो यूजर एंटिटी है उसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इन द सेंस कि उसके पास जो डेटा जा रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास, फॉर एग्जांपल सैलरी शीट जा रही है हर मंथ, जो डेटा रॉ डेटा है आपको वो वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको उसके कंट्रोल्स चेक करने पड़ेंगे कि अगर वो डेटा ईआरपी से बन रहा है तो आपको ईआरपी के अंदर वो डेटा कैसे एंटर होता है ईआरपी तक, आपको उसके कंट्रोल्स वेरीफाई करने पड़ेंगे ऑन सैम्पलिंग बेसिस। ये सब जो चीजें होती है मोस्टली आप देखेंगे गवर्नमेंट कंपनीज में बहुत चेक होती है, गवर्नमेंट कंपनीज और ऐसी एंटिटीज जहां पे ईआरपी इंप्लीमेंटेशन होता है। तो वहां पे क्या करते हो आप, सैंपल बेसिस पे आपने कोई भी एक फ्रेम खोल लिया, जो भी एचआर का जो मॉड्यूल है, आप मॉड्यूल के अंदर जाके सैंपल बेसिस में आप वहां पे जो फील्ड्स होते हैं वहां पे डेटा एंटर करके देखते हो इनकरेक्ट डेटा। अगर इनकरेक्ट डेटा अगर वो सिस्टम ले रहा है तो मतलब उसके कंट्रोल्स वीक है, वो जो इंटरफेस है वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर तो जो डेटा की रिलायबिलिटी होगी, जो रॉ डेटा है वो उससे इफेक्ट होगा, फिर आपको उसके अंदर और टाइम देना पड़ेगा चेक करने के लिए। तो आप ऐसे ऐसे चेक करते हो स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर आप यूजर एंटिटी होती है, जो जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी एक एंटिटी की ऑडिट करने जा रहा हूँ, वो तो यूजर एंटिटी हो गई। उसने अगर
किसी और से आउटसोर्स सर्विसेज ले रखी है, तो उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलेंगे जिससे आउटसोर्स सर्विस ले रखी है, और जिसने जिसने सर्विस एंजॉय कर रहा है जो, वो बोलेंगे उसको यूजर एंटिटी। अब यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उन दोनों के अंदर जो रिलेशन है, अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा, उसके अंदर आपके फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं अगर वो रिलेटेड पार्टी है। सेकेंडली, जो उनके बीच में ट्रांजैक्शंस हो रही है, क्या क्या चीजें, आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय बेनिफिट पे रोल के अंदर आपका क्या क्या कवर कर रही है। क्या ऐसा पार्ट है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपका दिख रही है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंटरनली मैनेज हो रहा है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। उसके अंदर रिस्क देखना पड़ेगा, जो डेटा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी फील्ड्स वगैरह, तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट्स आपको ये चेक करनी पड़ेगी कितना उसमें रिस्क आ रहा है, और जिस हिसाब से आपका रिस्क बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आप उसके अंदर जो टेस्टिंग होती है, जो भी सैंपल आप कलेक्ट करोगे वो आपके रिड्यूस होते जाएंगे, और आपके जो रीजनेबल अश्योरेंस जो ऑडिट में आपको लेना होता है वो आपका और बेटर होता जाएगा। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एक और चीज चेक करनी पड़ती है, जो आपकी कंट्रोल्स है इवन एट दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उन्होंने कंट्रोल्स बना रखे हैं, उसके लिए क्या होता है कि हर एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक दो तरह की रिपोर्ट अपनी प्रिपेयर करती है, टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट के अंदर होता है अपना, टाइप 1 रिपोर्ट के अंदर अपने डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम होता है, कंट्रोल्स होते हैं जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय कर रखे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू फुलफिल द वर्क ऑफ द यूजर एंटिटी। तो वो आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे, उसके अंदर प्रोसेस लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एडीपी इंडिया लिमिटेड है, वो अगर सैलरी शीट से फाइनल शीट बना रही है तो उससे रिलेटेड उसके पास कंट्रोल्स क्या है, और उससे रिलेटेड उसके पास प्रोसेस क्या है उसका, तो वो सब उसमें वेरीफाई होते हैं। और टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में तीन चीजें आती है, एक तो सिस्टम कंट्रोल्स, और ये तो टाइप 1 रिपोर्ट के अंदर आता है। टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर ये दोनों तो आते हैं, थर्ड पॉइंट ये आता है उसमें इफेक्टिवनेस ऑन दी ऑफ द कंट्रोल्स एट द यूजर एंटिटी। टाइप 1 रिपोर्ट के अंदर तो ओनली डिस्क्रिप्शन होता है कि वहां पे सिस्टम क्या है और कंट्रोल्स क्या है। टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर आपका वहां पे जो कंट्रोल्स हैं उस इफेक्टिवनेस भी वहां पे लिखी होती है, उसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, उसके एग्जांपल्स लिखे होते हैं उस टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर कि वहां पे जो भी ऑडिटर होता है उसने वहां पे जाके जो टेस्टिंग की थी, जिस बेसिस पे वो बोल रहा है कि वो इफेक्टिव है कंट्रोल्स करके, उसके जो सैंपल होते हैं वो भी आपकी टाइप 2 रिपोर्ट्स के अंदर होंगे। ये अगर आप कोई मिड साइज या किसी और एंटिटी की ऑडिट करनी है तो वहां पे आपको ये सब नहीं देखने को मिलेगा, बट आप किसी बड़ी गवर्नमेंट एंटिटीज की ऑडिट करते हो या फिर किसी लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट करते हो तो वहां पे आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। और मतलब इसके अंदर जो रिपोर्ट्स आती हैं एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स, तो उसको भी आपको वेरीफाई करने पड़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड 16। अब जैसे मैंने बताया था वो इंटरनली मैनेज भी हो सकते हैं और एक्सटर्नली मैनेज हो सकते हैं। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं अगर इंटरनली मैनेज है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चेक कर रहे हैं, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं, क्या क्या इंक्वायरी करनी है अगर एक्सटर्नली मैनेज है। तो अगर इंटरनली मैनेज है, सबसे पहले तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स तो देखने ही है, अप्रूव सैलरी शीट्स आपको देखनी पड़ेगी जो भी एम्प्लॉइज की है। आपको सैलरी शीट और एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उससे आपको सैम्पलिंग बेसिस पे वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो सैलरी अमाउंट्स आ रहे हैं, जो भी परक्यूजेट्स आ रहे हैं, जो भी आपके बेनिफिट्स हैं, वो सारे सैलरी शीट के अंदर कवर्ड होने चाहिए, तो वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको अप्रूव्ड अटेंडेंस रजिस्टर लेना पड़ेगा। अब अटेंडेंस रजिस्टर आपने एक किसी भी एंटिटी से लिया तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज रिलायबल। अब रिलायबल कैसे चेक करोगे उसको, कि आप उसके अंदर देखोगे कि अब किसी भी एंटिटी के या तो मैनुअली अटेंडेंस रजिस्टर बनेगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक ईआरपी के थ्रू या फिर कोई और सिस्टम होगा उसके थ्रू होगा। तो आप ये चेक करोगे वहां से रॉ डेटा आपने लिया उसमें सिस्टम से, आप उसको वेरीफाई करोगे कितना उसमें अटेंडेंस आ रही है और कितनी अटेंडेंस आपको एज पर अप्रूव्ड अटेंडेंस शीट आपको मिली है। आप उसको कंपेयर करोगे, आप उसके अंदर देखोगे उसमें मैनुअल इंटरेक्शन कितना है। अगर अटेंडेंस रजिस्टर है उसके अंदर जैसे ईआरपी की फील्ड है, वहां पे जो फाइनल रजिस्टर बनता है अटेंडेंस रजिस्टर, मैंने उस जो मेरी सिस्टम से निकला है मैंने उससे मैच किया, तो मुझे फील्ड के अंदर टाइप करके देखना पड़ेगा कि अगर 27 उसकी वर्किंग डेज है तो 27 के अलावा कोई और वो इनपुट ले रहा है क्या वो फील्ड, जो भी इंटरफेस है, जो भी जैसे अटेंडेंस रजिस्टर बनेगा जो फाइनल जो भी फील्ड होगी ईआरपी के अंदर, अगर आप जैसे ईआरपी के अंदर आप देखोगे तो ईआरपी में पेरोल मैनेजमेंट होता है, पेरोल मैनेजमेंट के अंदर अटेंडेंस रजिस्टर बनता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि
आप क्या करते हो, कोई मशीन होती है ना अपनी थंब वाली या फिर कोई भी अलग मशीन, उससे डेटा निकालते हो। उससे डेटा निकालने के बाद या तो उसको मैन्युअली फीड होता है ईआरपी के अंदर, तो फीड हो रहा है ना अगर मैन्युअली, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा वो फील्ड्स के अंदर करेक्ट डेटा ही जा रहा है क्या। तो वो आपको वो सब वेरीफाई करेंगे, उसको मैच करना पड़ेगा आपको उससे। सैलरी स्ट्रक्चर एग्रीमेंट्स, जैसे मैंने बताया इसमें एडवांसेस लोन्स टू एम्प्लॉइज, अगर लोन्स दे रखे हैं एम्प्लॉइज को, बहुत सारे लोन्स देते हैं, मेडिकल लोन्स, एजुकेशन लोन्स जो उनके चिल्ड्रंस के लिए हो गया, या फिर और बहुत सारे लोन्स होते हैं, तो वो आपको वेरीफाई परफ्यूज हो गए। फॉर्म 16, ये हम लोग जो है डिटेल में और आगे बात करेंगे। फॉर्म 16 हो गया, ये सब वेरीफाई करने। फॉर्म 16 होता है जो भी किसी भी एम्प्लॉय का अपने टोटल उसके अंदर सैलरी आ जाती है, उसकी जो भी टोटल उसको बेनिफिट्स दिए हैं फॉर अ ईयर वो आ जाते हैं, उसके अंदर उसका टैक्स जो भी डिडक्ट किया है वो सब की डिटेल्स आती है फॉर्म 16 के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको सैम्पलिंग बेसिस पे ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि सारे जो परक्यूजिट्स हैं, जो भी अपने नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स है, वो उसके अंदर कवर्ड होने चाहिए। थर्डली, आपको ये चेक करना पड़ेगा जो फाइनल पेमेंट जा रहा है एम्प्लॉइज को, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द ईएसआई, पीएफ, योर टैक्स, उसके बाद जो फाइनल पेमेंट जा रहा है वो करेक्ट जा रहा है या नहीं जा रहा, वो आपकी सैलरी शीट जो फाइनल है उससे मैच हो रहा है, वो भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर एक्सटर्नली मैनेज है तो उसके अंदर आप रॉ डेटा जो बनता है एंटिटी का, जो कि वहां जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को सेंड करेंगे, वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो सही बना या नहीं बना। फिर जो वहां से डेटा आया, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से आया डेटा, उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसकी अकाउंटिंग जो आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें सही हुई है नहीं, उसको आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी सारी। अब एक लीव्स, जैसे मैंने लीव्स का पहले ही बताया था, लीव्स हो गया। अब लीव्स के अंदर आप क्या चेक करेंगे, लीव्स दो तरीके से, अक्यूमुलेटिव लीव, नॉन अक्यूमुलेटिव लीव्स। अक्यूमुलेटिव लीव्स के अंदर आएगा वेस्टेड और नॉन वेस्टेड। वेस्टेड जैसे मैं बताया था जिसमें कैश में भी पेमेंट हो सकता है, और नॉन वेस्टेड होगा जिसके अंदर कैश में पेमेंट नहीं हो सकता, जिसके अंदर आपको एम्प्लॉइज को आगे जाके यूज ही करनी पड़ेगी लीव्स को। अब क्या होता है, वेस्टेड लीव्स होगी, वेस्टेड लीव्स के अंदर एज अ ऑडिटर आप क्या चेक करोगे, पहली बात तो उसके अंदर आप चेक करोगे उसकी लाइबिलिटी जो क्रिएट हुई है ईयर एंड के अंदर। आप उसकी जो फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने लिखा है लीव्स एंटाइटलमेंट, पहले पॉलिसीज आप चेक करेंगे उसके अंदर की लीव्स की पॉलिसी क्या है, सिक लीव्स है, आपकी मैटरनिटी लीव्स है, और भी बहुत सारी लीव्स होती हैं, वो सारी लीव्स प्रॉपर हर एक एम्प्लॉइज को एज पर देयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए क्या, वहां पे आ रही है क्या, वो आपको एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट से वेरीफाई करने पड़ेंगे सैम्पलिंग बेसिस पे। अगर डाउट लगता है तो थोड़े और चेक करने पड़ता है, अगर वो डाउट नहीं है तो फिर आप थोड़े बहुत सैंपल चेक करके वो अपना होता है। तो आपने मैच किया उससे अपने लीव से, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट से आपने लीव की जो शीट है उससे मैच किया कि हर एक एम्प्लॉय को सही लीव्स उतनी ही आ रही है। आपको ये चेक करना पड़ता है कि अनयूज्ड लीव्स है उसकी पॉलिसी क्या है एंटिटी की, हर एंटिटी के अंदर पॉलिसीज डिफरेंट हो सकती है कि आपको एम्प्लॉय को वो 2 दिन के 2 इयर्स के अंदर वो आपको यूज करनी पड़ेगी, या 3 इयर्स के अंदर आपको यूज करनी पड़ेगी एम्प्लॉय को, उसके बाद लैप्स हो जाएगी, तो आपको पॉलिसीज देखनी पड़ेगी एंटिटी की। थर्ड, आपको ये चेक करना पड़ेगा जो लीव्स की जो शीट आएगी आपके पास, वर्किंग्स आएगी, उसके अंदर जो लैप्स हो रखी है जो भी लीव्स, उसकी जो प्रोविजनिंग है वो रिवर्स होनी चाहिए, और जो नई जो लीव्स जो अपनी नई लीव्स क्रिएट हुई है इस साल अनयूज्ड लीव्स, उसकी प्रोविजनिंग आपको देखनी पड़ेगी। उसके अंदर आपको एक्चुअल वैल्यूएशंस जिसको भी करानी है, जिसके एंटिटी को मैंडेटरी है, उन एंटिटीज को एक्चुअल वैल्यूएशन उसकी आएगी किसी एक्चुअली से, उसकी आपको प्रोविजनिंग देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से ही बनी हुई है नहीं हुई। अब इसके अंदर आपको क्या देखना है, प्रोविजनिंग देखनी है, एक्सपेंसेस देखना है, आपको ये देखनी है कि लीव्स सही से सैलरी शीट के अंदर आ रही है। थर्डली आपको ये देखना है फॉर्म 16 के अंदर जो भी एम्प्लॉइज है उसके अंदर उसके जो लीव्स वगैरह फॉर्म 16 में वैसे उससे रिलेटेड तो है नहीं कुछ, बट आप वेरीफाई कर सकते हो उसमें। एक आप ऑडिट ट्रेल्स उसके अंदर चेक कर सकते हो, क्योंकि ऑडिट ट्रेल के अंदर क्या है कि लीव्स, मान लो किसी एम्प्लॉय ने 10 लीव्स ली है इस साल में, बट आप उसके अंदर चेक कर सकते हो सिस्टम के अंदर उसकी ऑडिट ट्रेल की 10 से पहले कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस हुए या नहीं हुए सैम्पलिंग बेसिस के अंदर। वैसे ऑडिट ट्रेल के अंदर उसका पूरा डेटा आ जाता है, और डेटा से आप फिल्टर लगा के आप चेक कर सकते हो किसमें मॉडिफिकेशन हुआ, जिसमें भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ये एक नया पॉइंट है जो कि अपन वेरीफाई अब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ऑडिट ट्रेल की कंप्लायंसेस अब मैंडेटरी हो गई बहुत सारी कंपनीज को। बहुत सारी एंटिटीज में होता है
कि मोटर कार बहुत सारी एंटिटीज के अंदर एम्प्लॉइज को देते हैं। अब मोटर कार क्या होता है कि आप पर्सनल यूज भी कर सकता है एम्प्लॉय और उसको बिजनेस यूज भी कर सकता है। तो अब इसके अंदर आपको क्या देखना पड़ेगा मोटर कार के अंदर की एंटिटी की पॉलिसी क्या है मोटर कार से रिलेटेड की वो whether it will be exclusively used for the personal use और business use के लिए है या नहीं है। सेकेंडली आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो उसका परक्यूजेट्स कैलकुलेट होते हैं। अब जैसे इंटर के अंदर सबने पढ़ा होगा सैलरी के अंदर की जो मोटर कार होता है उसके स्पेसिफिक है कि 1600 सीसी से कम का है और ज्यादा का है तो उसमें स्पेसिफिक जैसे मैंने 1800 पर मंथ का परक्यूजेट उसके अंदर अगर पार्टी यूज है तो उसके अंदर आपको उसकी एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अगर 1600 सीसी से ज्यादा का इंजन है तो उसमें 2400 पर मंथ के हिसाब से आपको ऐड करना पड़ेगा। तो वो वाली जो वर्किंग होगी वो आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी जिस भी एम्प्लॉइज के अंदर मोटर कार एज अ एम्प्लॉयर ने उसको प्रोवाइड कर रखी है। अगर किसी भी अगर एंटिटी में आप जाते हो अगर उधर देखा जाता है कि कोई भी अगर एक्सपेंसेस आप जैसे फॉर्म 16 में चेक किया कि ये वाला जो परक्यूजेट है वो उसमें ऐड हो रहा है नहीं हो रहा। अब आपने देखा कि जिस भी एम्प्लॉइज को दे रखा है उसके नहीं हो रहा है तो ऐड क्यों नहीं हो सकता या तो फुल्ली यूज फॉर द बिजनेस पर्पस होगा। अब बिजनेस पर्पस के लिए अगर फुल्ली यूज अगर एंटिटी बोल रही है तो उस केस के अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका सर्टिफिकेट होगा आपको एम्प्लॉयर से लेना पड़ेगा कि ये जो व्हीकल है उसकी फुल उसमें जर्नी आएगी की डिटेल्स आएगी ये जो कार है वो किस किस के लिए कहाँ का जर्नी के लिए यूज आई है और आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि इट इज ओनली यूज फॉर द बिजनेस पर्पस ओनली। बहुत क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ एसेट्स आप अगर लेजर शूट नहीं कर रहे हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे एसेट्स होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं एम्प्लॉइज को। तो उस केसेस के अंदर आप चेक कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मोटर कार ट्रांसफर हो रही है तो मोटर कार के अंदर आप चेक करो कि जो पहली बात तो उसकी एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो लिखा हुआ है नहीं क्योंकि एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट चेक करने का इसलिए है इसके अंदर क्योंकि उसके अंदर अगर अगर मोटर कार उसको एज ए एम्प्लॉय एज पर द एम्प्लॉय एग्रीमेंट अगर उसको ट्रांसफर हो रही है तो उसके अंदर जीएसटी की लाइबिलिटी जो होती है ना वो नहीं आती अगर एज पर एम्प्लॉय एग्रीमेंट है। अगर अदर देन एम्प्लॉय एग्रीमेंट है तो उसके अंदर आपको जीएसटी की लाइबिलिटीज भी उसके अंदर चेक करनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक ऑडिट की थी गवर्नमेंट कंपनी की उसके अंदर क्या होता है कि है ना जो भी आपकी मोटर कार है एम्प्लॉयज एजेंट्स को वो देते थे तो उसके अंदर क्या होता था वो एंड के अंदर क्या होता था 5 इयर्स के बाद वो जो कार होती थी वो ट्रांसफर हो जाती थी एम्प्लॉय को। तो उसमें होता था कि वो जो ट्रांसफर करते थे उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट एम्प्लॉय से लेते थे कुछ भी एक चार्ज जो भी वो वैल्यूएशन करा के और जो भी उसका डिफरेंस होता था उसको वो क्या करते थे कि जैसे लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि अगर मोटर कार दी है तो उसके अंदर आपको करना पड़ेगा कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है एम्प्लॉयर को उसके अंदर 20% डेप्रिसिएशन फॉर द कंप्लीटेड इयर्स ऑफ यूजेज वो लेस करके जो भी उसकी डब्ल्यूडीपी आएगी वो और क्या बोलते हैं उसका जो भी प्राइस है उसको लेस करना पड़ेगा उसके अंदर वो आपका परक्यूजेट्स के अंदर ऐड होना चाहिए। तो सैम्पलिंग बेसिस के अंदर जो भी आप जितने भी कार या अगर कोई भी एसेट अगर ट्रांसफर हुए हैं एम्प्लॉइज को ड्यूरिंग द ईयर तो आप उसके अंदर ये चेक कर सकते हो सैम्पलिंग बेसिस पे कि वेदर उसकी कैलकुलेशंस जो है वो करेक्ट है या नहीं है और वो आपके एम्प्लॉय की परक्यूजेट्स वगैरह में ऐड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। एक इंटरेस्ट फ्री लोन्स है इंटरेस्ट फ्री जो एम्प्लॉइज होते हैं उसको इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी दे सकते हैं और कंसेशन रेट पे भी दे सकते हैं। तो एज पर लॉ आप एज पर लॉ आपको क्या एक लिमिट है कि 20,000 का कोई भी लोन देते हैं अप टू 20,000 तो उस केस के अंदर तो कोई परक्यूजेट्स अपने ऐड होंगे नहीं और अगर मेडिकल के लिए अगर आप लोन देते हैं एम्प्लॉइज को तो वो भी आपके उसमें ऐड होंगे नहीं। बट अदर देन दीज टू अगर कोई भी लोन्स होते हैं इस केस के अंदर आपको जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी उनकी जो उनकी जो इनकम है उसके अंदर आपको परक्यूजेट्स ऐड करने पड़ेंगे। अब वो आपको क्या वेरीफाई करना है उसके अंदर कि जो परक्यूजेट ऐड हो रहे हैं वो जो भी उन्होंने लोन दिया है उसकी रेट वो एसबीआई की जो 1 अप्रैल की जो रेट है उसी ईयर के अंदर जिसके अंदर जिस ईयर की अपन ऑडिट कर रहे हैं उसका जो डिफरेंस है वो जो डिफरेंस है ना उस एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर वो ऐड होना चाहिए। बट अब ये तो हो गया एज पर जो लोन्स के अंदर आपको चेक करना है। बट मैं इसके अलावा बताता हूँ जो हमने चेक किया था हमारी जो मैंने एक कंपनी की ऑडिट की थी गवर्नमेंट एंटिटी की लिस्टेड की उसमें हमने क्या चेक किया था
कि जो एम्प्लॉय के जो लोन्स हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि एम्प्लॉय जो लोन्स है उसके अंदर इंटरेस्ट जो होता है वो आपको बुक करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट की एक जगह इनकम भी बुक होगी, है ना, और एक जगह परक्यूजिट्स वगैरह भी बुक होंगे। तो अब क्या होता है कि उसमें क्या था कि 15 मार्च तक का जो ईएमआई जाती वहां तक का इंटरेस्ट बुक हो रहा था, बट उसके बाद का जो इंटरेस्ट है 15 मार्च टू 15 अप्रैल वो वहां पे बुकिंग नहीं हो रही थी। तो आपको ये सब ऑब्जर्वेशंस एट दिस व्हाइल चेकिंग द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपको ऐसे ऑब्जर्वेशंस भी आ सकती है वहां पे, तो इनको भी आप पॉइंट आउट कर सकते हो। और अदर बेनिफिट प्लान है, इसमें मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, फूड कूपन्स, ये सब भी अदर परक्यूजिट्स होते हैं जो एक एंटिटी अपने एम्प्लॉयज को देती है। एक आगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। अब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के हिसाब से क्या होता है कि कोई भी स्टैब्लिशमेंट होती है, अगर स्टैब्लिशमेंट होती है जिसके अंदर 10 या उससे ज्यादा के एम्प्लॉयज होते हैं, वेयर वहां पे जहाँ पे एड ऑफ पावर से कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज या कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है, उस केस में तो 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज, और अदर देन द विदाउट एड ऑफ पावर जहाँ पे भी है उस केस के अंदर 20 और 20 से ज्यादा भी एम्प्लॉयज हो गए, वहां पे बोनस एक्ट की आपको कंप्लायंसेस चेक करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी 30 डेज या 30 डेज से ज्यादा जो भी वर्क कर रहे हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन द अकाउंटिंग ईयर, उस साल के अंदर आपको वो वाले एम्प्लॉयज की बोनस एक्ट की कंप्लायंसेस चेक करनी पड़ेगी। अब जो कंप्लायंसेस चेक करनी है उसके अंदर आपको ये चेक करना है कि वन मंथ की जो सैलरी होती है 8.33% ओवरऑल सैलरी का जो होता है वो आपको उस एम्प्लॉयज को एज अ बोनस आपको देना पड़ेगा। ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस से ज्यादा भी दे सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज देती हैं, पर मिनिमम इतना तो देना पड़ेगा। इस जो सैलरी होगी उसके अंदर आपकी सैलरी वेजेस इंक्लूड होंगे, डीआरएस अलाउंस इंक्लूड होगा, बट इसके अंदर कोई भी ओवर टाइम एचआरए इंसेंटिव कमीशन हो गए वो इंक्लूड नहीं होगी, जो सैलरी 8.33% अपन लेंगे उसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे आप देखो 30 तो बहुत कम फिगर है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं कि 40-40 दिन के अंदर भी काम करके चले जाते हैं। तो अब इसके अंदर ये भी देखना पड़ेगा आपको कि उन एम्प्लॉयज को भी बोनस देना है या नहीं देना। तो इसके अंदर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है कुछ एम्प्लॉयज को, कि कोई एम्प्लॉयज अगर किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है, कोई एम्प्लॉय है जिसका बिहेवियर वो सही नहीं था, या फिर कोई थेफ्ट है, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है, मिसकंडक्ट है किसी एम्प्लॉय का, तो वो एम्प्लॉयज को आपको लॉ के अंदर एग्जेम्पशन दे रखी है कि उनको बोनस देने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। टाइम लिमिट है 8 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आप अकाउंटिंग ईयर, आपको वो 8 महीने के अंदर वो जो बोनस है वो एम्प्लॉयज को पे हो जाना चाहिए। सेम टाइम आपको इसके अंदर 43B की कंप्लायंसेस भी चेक करनी पड़ेगी, वो आपको आगे यश बताएगा। और जो कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग डेज है 21,000 10,000 है ना आपका सैलरी पर मंथ, देन वाज अमेंडमेंट उसको 21,000 21,000 मेरे में आर्टिकल में वो किन दिन प्लान है। और जो कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग डेज होता है, अब वर्किंग डेज से रिलेटेड जो वर्किंग डेज हैं उसमें कौन कौन से वर्किंग, एक तो जो एम्प्लॉय सच में वर्क कर रहा है वो तो लेनी है, उसके अलावा लीव्स विद सैलरी, जो पेड लीव्स होती है वो आपको इंक्लूड करना है। टेम्पररी डिसेबलमेंट कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया उसके लिए पेड लीव्स होती है लगभग, तो वो आपको वो भी ऐड करने हैं। मैटरनिटी लीव्स भी ऐड करनी है उसके अंदर। तो आपको मतलब लगभग है ना, अगर आप किसी को ऑडिट में जा रहे हो ना, तो एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड आपको ऐसा कंप्लायंस से आपको खुद का एक प्रोफेशनल स्टैटिज्म भी लगाना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चेक कर सकते हो आप। ये तो एक लिस्ट है, इसके अलावा भी जैसे जैसे आप चेक करते हो वैसे वैसे आपको और चीजें ध्यान में आती है कि मैं ये भी चेक कर सकता हूँ, मैं ये भी चेक कर सकता हूँ। इसके अंदर तो एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद ऐसा सब एरिया है जहाँ पे बहुत सारी चीजें कवर हो सकती है। तो अब आपको नहीं हर्षित क्या हाँ, तो अब आपको यश अकाउंटिंग पार्ट समझाएगा, जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स है, इन सब की अकाउंटिंग पार्ट समझाएगा, और लास्ट में आपको शुभ बताएगा उसकी कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, और डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन कैसे बताएंगे।
अच्छा तो जैसे कि अर्षित ने पूरा हमें समझाया है कि एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स क्या होते हैं, कैसे इसकी अकाउंटिंग की जाती है और हमारी ऑडिट में इसका क्या पर्सपेक्टिव है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो ऑडिट प्लान्स है उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है। मोस्टली ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दो तरह के हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म में तो मोस्टली हमारे सैलरी एंड वेजेस होते हैं, बोनसेस होते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम उसको डायरेक्टली हम उसको जब ऑडिट करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो डायरेक्टली हमारे पीएल में चार्ज हो रखे हैं नहीं हो रखे। उसके लिए हम एक एम्प्लॉय शीट लेते हैं, उसको अपन क्रॉस चेक करते हैं कि उसके अंदर सारे एम्प्लॉयज का नाम है या नहीं है। अकाउंटिंग कैसे होती है, लाइक अगर कोई ईआरपी सिस्टम है तो उसमें एम्प्लॉय कैसे ऐड अप होता है, उसकी क्या सैलरी पे बेसिस होता है। हम सैलरी का ब्रेकअप भी लेते हैं कई बार उन लोगों से कि बेसिक सैलरी क्या है, क्या एचआरए दिया जा रहा है, क्या अलाउंसेस है। तो मोस्टली जब हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्लान देखते हैं उसमें हम ज्यादा कुछ खास नहीं ये देखा जाता है कि वो पीएनएल के अंदर चार्ज हो रहा है एंड अक्रूवल बेसिस पे इसकी अकाउंटिंग हो रही है नहीं हो रही। नॉर्मली बोनस को लेके जैसा अब जैसे कि क्या हर्षित ने बोनस को लेके पहले समझाया था कि बोनस की अकाउंटिंग कैसे होती है, उसने सारी लिमिट्स भी समझाई थी कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं उनके ऊपर बोनस होगा। मिनिमम 30 वर्किंग डेज के लिए उसने बताया था कि बहुत कम है, 30 वर्किंग डेज तो मिनिमम है। अगर कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो मिनिमम 30 डेज तो रहता ही रहता है। उसका लाइक जो रिटेंशन पीरियड होता है या फिर लाइक जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट पीरियड होता है वो भी 30 डेज तो होता ही है। जैसे कि इसमें बेसिस पे बताया गया कि 21,000 होता है एंड 8 किलोमीटर बेसिक प्लान के ठीक है। तो मोस्टली हम बोनस के बारे में तो हर चीज हमें समझा ही दिया है पूरा, बस में 8.33 मिनिमम बोनस होता ही है। अब मोस्टली जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि ऑन 31 मार्च क्या उस बोनस के लिए कोई लायबिलिटी खड़ी है ऑलरेडी, उसकी क्या कैलकुलेशन है, क्योंकि हर एक कंपनी का बोनस देने का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो हम ये देखेंगे कि जितने हमारे महीने गुजर चुके हैं तो उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट हो रखा है क्या पेबल के नाम से। एंड मोस्टली जब हम सब में किसी न किसी ने टैक्स ऑडिट सबने कर ही रखी है यहाँ पे, तो वहां पे हमें पता है कि सेक्शन 43B जब हम कंपटीशन बनाने जाते हैं तो उसके अंदर जो हमारा जो बोनस है अगर वो पे कर दिया गया है तभी हम उसकी डिडक्शन अलाउ होती है। अगर हमने वो पे नहीं किया है तो हमें उसकी डिडक्शन नहीं मिलती कंपटीशन के अंदर, वो वापस एडअप हो जाता है। अब लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्लान, अब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जैसे हर्षित ने समझाया था कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन डिफाइन है कि वो किस तरह होगा। पे कंपनी अपने खुद की कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकती है कि वो पे कैसे करेगी, बस में कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है कि किस तरह वो कंट्रीब्यूट करेगी इन प्लान्स के अंदर। इसमें सबसे पहले है प्रोविडेंट फंड, जो हम सब ने ऑडिट्स के अंदर देखा ही होगा। हर एक क्या नॉर्मल ऑडिट एक नॉर्मल कंपनी के अंदर हमें पीएफ ईएसआई तो देखने को मिलता ही है। नॉर्मली एक स्कीम है जहाँ पे बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज। मोस्टली ये एप्लीकेबल उन सभी कंपनीज के लिए है जो जिनमें आने का 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज है। और ये तो एक बहुत नॉर्मल क्राइटेरिया, 20 एम्प्लॉयज तो बहुत सारी कंपनीज हमने देखी है जिनमें 20 एम्प्लॉयज होते हैं। तो पीएफईएसआई की एप्लीकेबिलिटी मोस्टली हर एक कंपनी में देखी जाती है। आप इसकी वॉलंटरी कंप्लायंसेस भी कर सकते हैं, अगर 20 से कम एम्प्लॉयज भी है तो भी वो कंपनी चाहे तो पीएफ को अप्लाई कर सकती है। कई सारी पीएसयू एंड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज के अंदर पीएफईएसआई कंपलसरी होता है। और सभी इंडस्ट्रीज या सर्विस सेक्टर, रिटेल सेक्टर जहाँ पे 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज है वहां सभी पे पीएफ कंपलसरी होगा। हाँ, इसका बस वही एक्सेप्शन है कि जो फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 20 से कम एम्प्लॉयज है उन पे पीएफ एप्लीकेबल नहीं है। अनटिल अनलेस अगर वो वॉलंटरी चाहते हैं कि वो पीएफ को की कंप्लायंस करें तो वो कर सकते हैं। अब ड्यू डेट हम सब जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ की 15 को हमें लाइक पीएफ को पे करना पड़ता है। कंट्रीब्यूशन रेट both 12% for both employees and employees। अब जो ये employees and employees का contribution rate है, अगर हम अपने टैक्सेशन की क्लासेस यहाँ पे ली होगी तो ये अगर हम जब एम्प्लॉय का ब्रेकअप देखेंगे सैलरी में तो ये उसके परक्विजिट्स में ऐड होना चाहिए। 111 हो गई फिर सैलरी की लिमिट क्या है, अगर लाइक मैक्सिमम 15,000 की सैलरी तक की है पीएफ की डिडक्शन होता है, उसके ऊपर पीएफ का डिडक्शन नहीं है। अगर किसी ने लेट पीएफ जमा कराया तो उस पे इंटरेस्ट की भी लायबिलिटी हमें चेक करनी होती है एज एन ऑडिट।
वो है 12% पर एनम, और इसमें पेनल्टी भी लगती है अंडर सेक्शन 14 ऑफ प्रोविडेंट फंड, जो रेंज करती है 1000 टू 10,000। अब मोस्टली जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हम पीएफ में क्या देखते हैं मोस्टली, कि हमारे यहाँ लेके जो हम लेजर निकालते हैं अपनी बुक्स के अंदर से कि पीएफ का क्या लेजर है, हम उसके लिए चालान लेते हैं हर महीने के, कि जो अमाउंट में मेरी बुक्स के अंदर दिखा रहा हो कि मैंने इतना पे किया है, क्या उतना अमाउंट एक्चुअली में उस अमाउंट का मुझे चालान मिला है या नहीं मिला। अगर कोई डेविएशन मुझे मिलती है कि बुक्स के अंदर एक दूसरा अमाउंट है एंड चालान का अमाउंट अलग है, तो जो भी डेविएशन का अमाउंट है हम उसका रीजन पूछते हैं कि डेविएशन क्यों आ रही है, किस एम्प्लॉय के बेसिस पे है। तो ये सारी चीजें भी हमें चेक करनी होती है। एंड नॉर्मली टैक्स ऑडिट में भी हमने ये चीज देखी है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर 15 के बाद भी जमा कराओगे तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हो, बट अगर एक बार भी हमने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 15 के बाद जमा कराया तो हमें उसकी डिडक्शन कभी नहीं मिल सकती। हम सभी में सभी ना कभी टैक्स और एनेक्सर में पीएफ और ईएसआई के हम एनेक्सर्स बनाते हैं जिसमें हम ये रिकंसाइल करते हैं कि लाइक अगर कोई भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कंपनी ने 15 तारीख के बाद पे किया है तो उसका हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो कंट्रीब्यूशन प्लान है वो ईएसआई है। पीएफ के साथ साथ हमें हर एक एंटिटी में ईएसआई भी हमें देखने को मिलेगा। ईएसआई की जो एप्लीकेबिलिटी है वो और भी है, लाइक वहां पे हमें मिनिमम 20 एम्प्लॉयज चाहिए थे, बट ईएसआई के केस में हमें मिनिमम 10 एम्प्लॉयज ही चाहिए। 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे तो चलेगा। जहां वहां पे 15,000 की कैप लिमिट देखनी पड़ती है पीएफ के अंदर, वहां यहाँ पे 21,000 है इन केस ऑफ नॉर्मल एम्प्लॉयज। बट अगर किसी एम्प्लॉय के डिसेबिलिटीज है तो वहां पे 25,000 की लिमिट हो जाती है। मोस्टली हम सबको 21,000 ही याद रहता है कि हर एक एम्प्लॉय के केस में 21,000 ही चलेगा, बट नहीं, इसका एक एक्सेप्शन भी है कि अगर किसी एम्प्लॉय की डिसेबिलिटीज है तो उसमें 25,000 की लिमिट लगेगी। अब इसकी भी एक्सेप्शन वही है कि अगर 21,000 का जो क्राइटेरिया अगर वो एक्सीड कर गया तो उस पर ईएसआई नहीं लगेगा। सेकेंड, अगर एम्प्लॉयज 10 से कम है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी नहीं लगेगा। यहाँ पे वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का कोई नहीं है, जैसे पीएफ में चाहो तो वॉलेंट्री भी कर सकता हूँ, बट ईएसआई वॉलेंट्री नहीं होगा। अगर आप क्राइटेरिया में फॉल करोगे तो ही ईएसआई आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर ईएसआई की कोई लायबिलिटी नहीं है। इसकी ड्यू डेट भी सेम है, 15 देखनी पड़ती है हमें। इधर कंट्रीब्यूशन अलग है। पीएफ में हमने जहां देखा था कि दोनों एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन 12% ही होता था, यहाँ पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 0.75% ही होता है एंड एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 3.75% होता है। वहां पे सैलरी की लिमिट 15,000 थी, यहाँ पे 21,000 है इन केस ऑफ नॉर्मल एम्प्लॉय। इंटरेस्ट सेम है, अगर मैं ड्यू डेट के बाद जमा कराऊंगा तो मुझे 12% इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मेरी पेनल्टीज है वो एज पर सेक्शन 85A अलग है। वहां पे हमने 10,000 तक देखी थी, अप टू यहाँ पे ₹50 to 5,000 ही है। सेम जैसे हम पीएफ को चेक करते थे कंप्लायंसेस के लिए, वही हम यहाँ पे भी चेकआउट करेंगे कि जो ईएसआई के चालान है वो हमारी बुक से रिकंसाइल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अगर कोई भी डेविएशन आएगा तो हम उसका रीजन पूछते हैं। एंड सेकंड, वो टैक्स ऑडिट के अंदर इसका भी एनेक्सर बनेगा। अगर मैंने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ड्यू डेट के एक भी दिन लेट कराया तो फिर वो एक्सपेंस में मेरी अगर मैं पूरी मेरी लाइफ टाइम में क्लेम नहीं कर सकता। एम्प्लॉयर का मैं ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक कर सकता हूँ, बट एम्प्लॉय का सिर्फ मैं ड्यू डेट ऑफ पीएफ और ईएसआई तक ही कर सकता हूँ। शेयर बेस्ड पेमेंट, हम सब ने इसको कहीं ना कहीं हम लाइक अगर किसी ने एफआर की क्लास, मुझे लगता है बहुत से लोगों ने खत्म कर ली होगी। आप करना मतलब पढ़ा तो होगा तुम सबने, और कई सारे अभी ले रहे होंगे शेयर बेस्ड पेमेंट। इंडेक्स 102 है हमारा, तो इसमें यही होता है मोस्टली स्टार्टअप्स में ये देखा जाता है आजकल। स्टार्टअप बहुत ज्यादा ये क्या ऑफर कर रही है। नॉर्मल कंपनीज भी ये ऑप्शन देती है अपनी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को, जहाँ पे वो एम्प्लॉयज को उनकी सर्विसेज के लिए शेयर्स के फॉर्म में पे करती है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कंपनसेशन। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट होते हैं। एक इक्विटी सेटल्ड होता है जहाँ पे हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में सेटल करेंगे पेमेंट को। सेकेंड होता है कैश सेटल, जहाँ पे हम जो हमारी शेयर्स की वैल्यू होगी उस बेसिस पे हम कैश पे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर शेयर की वैल्यू। एंड एक हाइब्रिड मॉडल होता है जिसमें दोनों चीजें होती हैं, इक्विटी सेटल भी एंड कैश सेटल भी, जहाँ पे एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड कि वो इक्विटी प्रेफर करेगा या फिर कैश प्रेफर करेगा। अब की स्टेप्स इन शेयर बेस्ड पेमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेयर वैल्यू। इसके अंदर सबसे ज्यादा ये होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू। उसके लिए हमारे पास कई सारे मॉडल्स होते हैं, ब्लैक स्कोल्स, बायनोमियल मॉडल।
सच एज स्टॉक प्राइस एट द ग्रांट डेट, एक्सवाइज प्राइस, ये सारी चीजें मोस्टली हम जब ऑडिट करने जाते हैं तो ये चीज हम नहीं करते। हमें एक एक्चुअल रिपोर्ट मिलती है, हम उसे आने क्रॉस चेक करते हैं कि उस एक्चुअल रिपोर्ट में क्या लाइबिलिटी आ रही है, उसने क्या लाइक प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या रेट लिया, रिस्क फ्री रेट क्या ली है, उसमें क्या लाइबिलिटी उसने निकाला है, उसको पीवी उसने कितने सालों के लिए किया है, कितने एम्प्लॉयज ले रहा है, वो उनकी क्या सैलरी उठा रहा है, वो सारी चीजें हम क्रॉस चेक करते हैं। एक्सपेंस रिकॉग्नाइजेशन, मोस्टली हम ये चेक करेंगे कि इसका एक्सपेंस क्या हर साल रिकॉग्नाइज की एक लाइबिलिटी प्रोविजन क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा पीएनएल के थ्रू। एंड सेकंड, अगर किसी केस में अगर कैंसिलेशन होता है या फोरफीचर होता है तो हम ये देखेंगे कि उसको भी प्रॉपर्ली मैंने मेरे प्रोविजन से एडजस्ट किया है या नहीं किया। अब नॉर्मली यहाँ पे किस ने ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट की अकाउंटिंग है बहुत कम ऑडिट्स में देखी होगी किसी ने। यहाँ पे कोई है जिसने ये इसकी वर्किंग की है शेयर बेस्ड पेमेंट की किसी भी ऑडिट के अंदर? किसी ऑडिट में था तो तुमने कैसे वेरीफाई किया? तुम्हारे पास स्लाइड है तो रहने दे। किसी और ने कि भाई जिसमें ये एक्चुअली में हो रहा और तुमने उसको क्या लाइक यू वांट टू शेयर योर व्यूज की तुमने वहां पे क्या क्या चेक किया किस तरह किया? नो वन। तो नॉर्मली इसके अंदर जो कंप्लायंसेस है हम क्या देखेंगे, टर्म्स ऑफ द ग्रांट्स कि हमने जो एम्प्लॉय के साथ टर्म्स क्या क्या है कि क्या कंडीशंस रखी गई है कि किन कौन से बेसिस पे हमें एम्प्लॉयज को जो है शेयर ग्रांट करेंगे। सेकंड, फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन की यानी कि कौन सा मेथड यूज किया गया उसके लिए हम उनसे रिपोर्ट लेंगे एक्चुअली की कि कौन से मेथड से किस तरह है क्या इसकी फेयर वैल्यू निकाली गई है, क्या इसका एक्सपेंस कंपनी टाइम टू टाइम बुक कर रही है और क्या वो एक्सपेंस रिपोर्ट से रिकंसाइल हो रहा है। फोर, कि कोई अगर चेंजेस होते हैं अगर आगे जाके मेरी कोई पीवी की रेट चेंज होती है या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन चेंज होता है कुछ भी चेंज होता है सॉरी लाइक जो हमारा बाकी सारे एक्सपेक्टेड मेरे असम्पशन थे अगर कोई भी असम्पशन चेंज हो रहा है उससे अगर मेरा प्रोविजन या मेरा पेबल कहीं भी चेंज हो रहा है तो क्या मैंने उसको प्रॉपर्ली बुक्स के अंदर अकाउंट किया है या नहीं किया? क्या मैंने इसको प्रॉपर्ली मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया? और अगर हम सब ने अगर वही एफआर पे अगर मैं वापस आऊं इंडियन स्टडी 3 उसके अंदर हमने ईपीएस और लाइक बेसिक ईपीएस पढ़ते हैं और डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि डाइल्यूटेड ईपीएस के केस में जो हमारे ये शेयर्स होते हैं शेयर इक्विटी शेयर्स के जो हम ऑप्शंस देते हैं उससे हमारा ईपीएस भी डाइल्यूट हो जाता है। तो क्या वो प्रॉपर्ली मेरे मेरे फाइनेंशियल्स के अंदर मेरी बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर चेंजेस मुझे फाइंड आउट हो रहे क्या मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस कम है या एंटी डाइल्यूटेड तो नहीं है तो उस केस में फिर मुझे मेरा बेसिक ईपीएस ही दिखाना पड़ता है। इंटरनल कंट्रोल्स कि अब जो इंटरनल कंट्रोल्स है कि किस तरह है कि ये पूरा प्रोसेस फ्लो हो रहा है कि अपर मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक किस तरह ये पूरा उसकी ग्रांटिंग के अकॉर्डिंग इसकी अकाउंटिंग कैसे हो रही है और उसकी एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस कैसे है लाइक जिस तरह शेयर्स को जो कंडीशन है वो मेट होने पे क्या शेयर्स लाइक एम्प्लॉयज को डिलीवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे क्या उसका क्राइटेरिया उससे हमें चेक करना है एंड चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको प्रॉपर्ली अकाउंटेड किया गया है या नहीं। अब डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, अब कंट्रीब्यूशन प्लान्स तो हमने देख लिए कि कंट्रीब्यूशन वाले प्लान्स कैसे होंगे। अब बेनिफिट प्लान्स क्या होते हैं? इसके अंदर कंट्रीब्यूशन फिक्स नहीं होता कि कंट्रीब्यूट कंपनी अपने हिसाब से कर सकती है हर एक कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो किस तरह कंट्रीब्यूट करेगा बट यहाँ पे बेनिफिट को समझाया गया है कि आने के एट द एंड ऑफ द पीरियड बेनिफिट कैसे एम्प्लॉयज के पास जाएगा। ओके, एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशन। अब जो पूरा डिफाइंड बेनिफिट प्लान में जो पूरी की पूरी ऑब्लिगेशन होती है वो एम्प्लॉयर की होती है कि इनफ फंड्स अवेलेबल है या नहीं कि जो मैंने असम्पशन ले रखी है कि मेरे को इतना पे करेगा उसके लिए क्या मेरे पास इनफ फंड्स अवेलेबल है या नहीं है, क्या मैं उस इनफ फंड्स को कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि मैं उसे पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ या मैं गवर्नमेंट की और स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ या फिर कोई म्यूचुअल फंड। ये सब कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि कंपनी उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, कंपनी की अपनी मर्जी है। इसके लिए एक लॉ में कोई स्पेसिफिक नहीं बता रखा कि क्या कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है कि आपको यहीं पे करना पड़ेगा, कंपनी अपनी इच्छा से इस अमाउंट को कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकती है और उसे यानी कि एक्चुअल रिस्क को भी यानी कि टाइम टू टाइम कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा कि क्या उसकी ऑब्लिगेशन बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, किस रीजन के कारण बढ़ रही है। गारंटेड बेनिफिट्स, अब ये जो गारंटेड बेनिफिट्स होते हैं जो बेनिफिट मुझे देने हैं वो एक डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे होते हैं कि क्या उस फॉर्मूला के बेसिस पे मेरे एम्प्लॉयज को आने के प्रॉपर बेनिफिट मिले हैं या नहीं मिले। पेंशन पेमेंट्स, अब ये जो पेमेंट्स होती है ये किसी भी तरह हो सकती है, लमसम भी हो सकती है फिर मैं मंथली पेमेंट भी एम्प्लॉयज को कर सकता हूँ आफ्टर एम्प्लॉयमेंट।
इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट के पास इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी के पास फुल अथॉरिटी, वो जहां इन्वेस्ट करना चाहे कर सकती है। तो इसका जो पूरा का पूरा रिस्क है वो भी कंपनी का ही है, एम्प्लॉयर का ही है। अगर कल को आने का मेरा जो ऑब्लिगेशन से कम पैसा मेरे पास रहता है तो उस केस में जो भी रिस्क होगा वो कंपनी का ही होगा। एक्चुअल असम्पशन लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी एम्प्लॉयज की, लाइक अगर हम मंथली पेमेंट करते हैं उन्हें तो उनकी क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, धर्मिष्ठा इन्फ्लेशन क्या आवाज क्यों हो होगी, रही है इतनी? सैलरी की ग्रोथ, पीछे। अदर फैक्टर्स। डिम्पल आवाज क्यों हो रही है इतनी पीछे से? ओके, तो जो मैं बता रहा था जैसे कि एक्चुअल असम्पशन, अब असम्पशंस कैसे, जैसे मैंने कहा कि कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि आफ्टर एम्प्लॉयमेंट वो चाहे तो लमसम पेमेंट दे सकती है, पेंशन में भी दे सकती है मंथली। तो वहां उनको ये चीज आने क्या अज्यूम करनी पड़ेगी कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय आफ्टर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट उसकी क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, वो कितने साल जिएगा, तो उन्हें हर महीने से कितना पे करना पड़ेगा, तो उनकी एक ऑब्लिगेशन निकल के आएगी। सैलरी की ग्रोथ क्या होगी, इन्फ्लेशन, हर एक फैक्टर को कंपनी को काउंटर करना पड़ेगा जिससे वो एक अपनी लाइबिलिटी का अमाउंट निकाल पाए। और सीधे से फिर उन्होंने इन्फ्लेशन के चक्कर में उन्होंने पी भी करना पड़ेगा जिससे उनके पास एक प्रॉपर अमाउंट हो फॉर दी ऑब्लिगेशन। अब इसकी अकाउंटिंग में हम क्या क्या चीजें देखेंगे कि अब अगर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मुझे कोई चीज पे करनी तो वो मेरी आज की डेट में लाइबिलिटी है, तो उसके लिए प्रॉपर मेरी लाइबिलिटी बुक्स के अंदर क्रिएट है या नहीं है, उसका एक प्रोविजन बन रखा है। और हर साल उसके लिए कोई मेरी पीएनएल के थ्रू उसमें एक्सपेंस बुक हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड वो उसमें कंपनी की क्या अकाउंटिंग है, कंपनी किस तरह उसको है क्या बुक करती है, क्या कैलकुलेशन है, उसे हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा था एक्चुअल गेन लॉसेस दोनों चीजें हो सकती हैं, ये आप लोग आगे जाके अपने एफआर में पढ़ेंगे। तो वो क्या क्या रीजन है जिसके चक्कर में एक्चुअल गेन हो सकता है। अब अगर हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, अब जो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न था उससे हमारा एक्चुअल रिटर्न ज्यादा आया, इन दैट केस हमें एक्चुअल गेन होगा। सेकंड थिंग, सबसे बात अगर एम्प्लॉय की लाइफ मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट कर ली कि एम्प्लॉय मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट के बाद 20 साल जिएगा, तो वो 10 साल ही जिए, वो जल्दी ही मर गया, तो मुझे तो सिर्फ 10 साल तक उसे पे करना है, बाकी 10 साल के लिए मेरी लाइबिलिटी नील है। थर्ड, रिटायर लेटर देन एक्सपेक्टेड, अब ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है। अब अगर उसने मेरे लिए 5 साल ज्यादा काम किया तो वो 5 साल की मेरी लाइबिलिटी तो डिफर हो गई, तो इन दैट केस आल्सो मेरे को गेन होगा क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। अगर सैलरी इंक्रीज, अब मैंने जैसे मैंने कहा था एक्चुअल असम्पशन में मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इसकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन। अब अगर मेरी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले उसकी सैलरी कम इंक्रीज हुई, इन दैट केस आल्सो जो मेरी लायबिलिटी है वो कम होगी, वो भी मेरे लिए एक एक्चुअल गेन है। सेकंड, अब इसी का अगर हम एक दूसरा वर्जन समझते हैं कि अगर इन दैट केस अगर वो सारी चीजें वैसी ना हो कि अगर अपोजिट होती तो उन सभी केसेस में हमें लॉस होता है। लाइक अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरे एक्चुअल रिटर्न जो मेरा एक्चुअल रिटर्न है वो मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम है, इन दैट केस मुझे एक्चुअल लॉस होगा। या फिर मेरा एम्प्लॉय, अगर मैंने सोचा था वो 20 साल जिएगा वो 30 साल जी गया, 10 साल एक्स्ट्रा अगर उसकी लाइफ हुई तो मुझे 10 साल एक्स्ट्रा उसे पे करना पड़ेगा, तो उससे भी मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी। या फिर मैंने सोचा था कि वो 65 ईयर की एज पे रिटायर होगा, वो 60 पे रिटायर करना पड़ गया उसे, तो फिर मुझे उसे 5 साल के लिए एक्स्ट्रा पेंशन देनी पड़ेगी, तो वो भी मेरे लिए एक लॉस है। या फिर मैंने जो सोचा था कि उसकी सैलरी 10% पर एनम इंक्रीज होगी, वही आगे जाके इन्फ्लेशन के चक्कर में मुझे उसकी सैलरी 15% पर एनम इंक्रीज करनी पड़ी, इन दैट केस आल्सो मेरी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इन दैट केस मुझे जो मेरा एक्चुअल लॉस होगा। तो इन सब क्राइटेरिया को हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारी बुक्स में एक्चुअल गेन या लॉस आ रहा है तो हमें आने के एम्प्लॉयमेंट से उसके आने का रीजन पूछना पड़ेगा कि गेन और लॉस किस कारण है, क्या उसके कारण आने का क्या assumptions चेंज हुए हैं जिसके कारण ये गेन और लॉस आया है। उसके लिए भी प्रॉपर आने का एक्चुअल की रिपोर्ट्स होती है, तो हमें उस रिपोर्ट को स्टडी करना पड़ेगा कि किस assumption के चेंजेस के कारण ये चेंजेस हुए, और अगर वहां पे हमें कोई डेविएशन लगता है या हमें लगता है कि कोई चीज सही नहीं है तो उसको हमें अपनी ऑडिट के अंदर पॉइंट आउट करना पड़ता है। Next. अब जो ये एक्चुअल गेन और लॉस होता है नॉर्मली पीएनएल के अंदर नहीं जाता। हमारे इंडेक्स में ये जो एक्चुअल गेन और लॉस होगा वो आपके ओसीआई एनआर के अंदर जाएगा, नॉन बी क्लास पे, जो कभी भी आपके पीएनएल के अंदर क्लासिफाई नहीं होगा इन द केस ऑफ इंडिया।
बट अगर कोई एंटिटी जैसे कि हमारे कैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिनके अंदर हम एएस फॉलो करते हैं, हम जब ऑडिट करते हैं उनकी, उनमें ओसीआई नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां पे अगर मेरा कोई भी एक्चुअल गेन या लॉस होगा तो वो पीएनएल के अंदर ही जाएगा। बट इन केस ऑफ इंडिया पीएनएल की जगह वो जाएगा ओसीआई एनआर में, और वो कभी भी किसी भी केस के अंदर, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो किसी भी केस के अंदर ओसीआई एनआर से पीएनएल के अंदर क्लासिफाई नहीं होगा। अब लाइक ऐसे ही हमारा ही कहना है, जैसे कि हमने अभी डिफाइंड बेनिफिट प्लान की बात की, उसमें ग्रेचुइटी आता है। ग्रेचुइटी क्या होता है? वो भी एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है जो माने कि एक एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को देता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? जो एम्प्लॉय जो एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल से ज्यादा रहे हैं उनको ग्रेचुइटी का बेनिफिट मिलता है, जो आज के केस में बहुत रेयर है वैसे तो। ठीक है, इन द केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट द ग्रेचुइटी इज पेबल इवन इफ द एम्प्लॉय हैज नॉट कंप्लीटेड 5 ईयर। इसका यही एक एक्सेप्शन है कि अगर ऑन द लाइक जब वो सर्विस में था उस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाता है तो वो डिसेबल हो जाता है, तो इवन अगर 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं, इन दैट केस आल्सो उसको ग्रेचुइटी का बेनिफिट दिया जा सकता है। अब ग्रेचुइटी की एप्लीबिलिटी सभी पे, फैक्ट्रीज, माइन, शॉप, अदर एस्टेब्लिशमेंट जिन पे भी 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, उन सभी के ऊपर ग्रेचुइटी एप्लीकेबल होगी। इसकी कैलकुलेशन कैसे देखते हैं हम? हमारी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है उसमें इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस इनटू 15/26। 26 हम इसमें कैसे अज्यूम करते हैं कि एक एम्प्लॉय हफ्ते में 4 वीक्स होते हैं, तो 4 संडेज का हम ऑफ लेके 26 डेज हम ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं। लास्ट ड्रॉन सैलरी जो उसकी लास्ट मंथ की सैलरी होगी प्लस डीए उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, एंड नंबर ऑफ ईयर कि जितने भी साल उसने सर्विस की है, अगर 6 महीने से ज्यादा है तो हम उसे पूरे कंप्लीट ईयर की तरफ, लाइक जो नंबर ऑफ ईयर है ये हमेशा होल नंबर में होगा, हम इसे कोई पॉइंट्स में नहीं करते। 6 महीने से ज्यादा है तो हम उसे पूरा साल काउंट करेंगे, 6 महीने से कम है तो हम उसे लोअर नंबर पे काउंट करेंगे। अब मोस्टली ग्रेचुइटी इसमें भी सेम होता है। आई डोंट थिंक सो कि हम में से कोई ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन करता होगा। मोस्ट ऑफ द ऑडिट्स में हम जाते हैं तो हमें ग्रेचुइटी की रिपोर्ट मिलती है, हम में से कई लोग उसे पढ़ते भी नहीं है, पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि उसके अंदर नॉर्मली वो बताता है कि वो क्या सैलरी उठा रहा है एम्प्लॉयज की, क्या उसने अजम्पशंस ली है, कितने साल के वो सर्विसेज काउंट कर रहा है, उसके बेसिस पे वो एक प्रोविजन निकाल के देता है। उस प्रोविजन को भी वो पीवी फैक्टर करके निकालता है, और उसको फिर हम चेक करते हैं कि जो अमाउंट उस एक्चुअली की रिपोर्ट में है, क्या उतनी लायबिलिटी मेरी बुक्स में ग्रेचुइटी की है या नहीं है। एंड सेम केस टैक्स ऑडिट में भी हम ग्रेचुइटी का चेक करते हैं कि अगर उसकी ग्रेचुइटी मैंने पे करी है तभी मुझे उसका डिडक्शन अलाउ होगा। अगर मैं कंपटीशन करने जा रहा हूँ और मैंने सिर्फ प्रोविजन क्रिएट किया है तो मुझे उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, वो मेरी प्रॉफिट के अंदर वापस ऐड अप हो जाती है। ये तो आई थिंक सबको पता होगा, यहाँ पे हर किसी ने अभी टैक्स ऑडिट करी होगी। मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, मतलब अगर 20 लाख तक मेरी ग्रेचुइटी की लिमिट है मैक्सिमम, मैं उससे ज्यादा ग्रेचुइटी पे नहीं कर सकता। और अगर ग्रेचुइटी रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे दी गई है तो उसमें 30 दिन के अंदर उसे पे करना जरूरी है। अब इसके अंदर भी पेनल्टी और इसकी ड्यू डेट्स है। अगर मैं विद इन 3 डेज अगर मैं ड्यू डेट के 30 दिन के अंदर पे नहीं करता हूँ तो मुझे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसकी भी अगर मैं नेक्स्ट 30 डेज तक कुछ नहीं करता हूँ तो मेरे को फाइन देना पड़ेगा 10,000, और उसके अंदर मुझे इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है अप टू 1 ईयर, और एडिशनल फाइन भी मुझे देना पड़ सकता है अप टू 20,000। और डिस्प्यूट, तो ये हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जो जैसा रेजोल्यूशन हमें मिलेगा उसके बेसिस पे हम इसे करेंगे। लास्ट है हमारा टर्मिनेशन बेनिफिट्स। अब टर्मिनेशन बेनिफिट में हमने नॉर्मली वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, हम सबने टैक्स में भी पढ़ा हुआ, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये चीज। ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट देती है जब वो रिटायर होते हैं तो वो एक कंपनसेशन पे करती है। इसकी कोई लाइक लॉ में इसके लिए कुछ नहीं बोल रहा था कि आपको किस हिसाब से पे करना है, क्या कैलकुलेशन है, नहीं। ये सब कंपनी अपने खुद के बेसिस पे कैलकुलेशन करेगी, खुद की मर्जी से ये अमाउंट होता है, ये वॉलंटरी अमाउंट है। और जितना भी मैं इसका प्रोविजन बनाऊंगा मैं इसको इमीडिएटली मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज कर दूंगा। एंड इसका जो अश्योरेंस होता है वो रीजनेबल अजम्पशन लेना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, ये सब कंपनी करती है। हम कंपनी से हम अब जब भी इसका हमें कंपनसेशन मिलता है नॉर्मली ऑडिट के केस में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कंपनी से इसकी वर्किंग मांगते हैं कि आप हमें इसकी वर्किंग दीजिए कि आपने किस बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेशन की है। और अगर हमें उनकी कैलकुलेशन में कुछ वेरिएंसेस दिखते हैं, कुछ डेविएशन दिखते हैं, तो हम उसको पॉइंट आउट करते हैं, उसके रीजन डिमांड करते हैं।
अब नॉर्मली एक और चीज होती है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। नॉर्मली हमें ये चीज देखने को बहुत कम मिलती है, बट हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। ये जो बीआरएस होता है, मैंने कहा कंपनी की इच्छा पे कंपनी देना चाहती है या नहीं देना चाहती, तो ये वॉलंटरी है। बट वही पे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो है वो इनवॉलंटरी होता है। कंपनी के पास आने का होता नहीं है। अगर कंपनी किसी को टाइम से पहले किसी एम्प्लॉय को आने का रिजाइन करने के लिए बोलती है या उसे टर्मिनेट करती है, इन दैट केस कंपनी को ये जो है कंपनसेशन देना ही पड़ता है। कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है। एंड द सेम थिंग इज रिटर्न कंपनसेशन स्टैट्यूटरी कंपनसेशन है। वही हमारा जो बीआरएस है ये वॉलंटरी होता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है बीआरएस के लिए। पर जो रिटर्नमेंट है वो हमारे लेबर लॉ के थ्रू गाइड होता है। बीआरएस टैक्सेबल होता है विद सर्टेन एग्जेम्पशंस की। अगर हम लॉ में जाएंगे तो हमें कई कुछ एग्जेम्पशंस मिलेंगे उनके केस में। वही रिटर्नमेंट में हमारा टैक्सेबल होता है, उसमें भी कुछ एग्जेम्पशन होती है। अगर स्पेसिफिक अमाउंट तक उसकी एग्जेम्पशन है, इससे ज्यादा अगर कंपनी पे कर रही है तो वो फिर पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इम्पैक्ट वही है, अपॉर्चुनिटी फॉर अर्ली रिटायरमेंट और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट या फोर्स रिटायरमेंट। एक वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है। नॉर्मली हमें बीआरएस देखने को मिलता है, रिट्रेंचमेंट बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है, बट रिट्रेंचमेंट हमारा इनवॉलंटरी होगा। थैंक यू। नाउ अब अपन कवर करेंगे कौन है देखते हैं। नहीं अगर मुझे पता भी कुछ नहीं हम कवर करेंगे सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट। एक कंपनीज एक्ट में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के केस में एक कैप बनी है 11%। तो उस केस में आपको ये चेक करना है कि अगर कोई कंपनी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे कर रही है तो वो 11% की कैप के अंदर ही पे कर रही है। इसमें आप देखोगे ऑल द डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स अगर है तो उसमें 11% की कैप है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198 कैलकुलेट होता है। अगर 1 MD WTD या मैनेजर है तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर मोर देन 1 MD WTD या मैनेजर है तो उस केस में 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। एंड डायरेक्टर्स अदर देन MD या WTD है तो फिर उस केस में 1% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, जो इस केस में A और B केसेस हैं। अगर आपको इस लिमिट को एक्सीड करना है तो आपको OR एंड PFI करना पड़ेगा। OR होता है 51% से ज्यादा आपको अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर्स की इन मीटिंग। और अगर आपको बाकी की जो भी केसेस है इस केस में आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा, दैट इज 75% ऑफ वोटिंग आपको चाहिए। अब डिस्क्लोजर्स होते हैं इन बोर्ड रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, एक मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ता है बोर्ड रिपोर्ट में लिस्टेड कंपनीज के केस में कि क्या क्या रेशियो है रेम्यूनरेशन के फ्रॉम द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ठीक है, उसमें होता है नेम ऑफ टॉप 10 एम्प्लॉइज, the name of employees who, if employed throughout the financial year was paid an aggregate of remuneration of 1.02 और अगर कोई between the year हुआ है तो 8.50 लाख per month उसके। और एक और इसमें है अगर कोई मैनेजर है जिसका फाइनेंशियल if employed throughout the financial year or part thereof, और अगर उसकी रेम्यूनरेशन 2% से ज्यादा है जो कि मैनेजर जो कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन है तो उसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी सेक्शन 143 के अंदर ये है इन बोर्ड रिपोर्ट, उसमें ये बताना पड़ेगा उसको कि जो भी मेरी रेम्यूनरेशन है वो क्या रेम्यूनरेशन कमेटी के हिसाब से है या नहीं है। तो अब एक चीज नोटिस करना, फाइनेंशियल में हमेशा मैनेजमेंट का साइन होगा और ऑडिटर का साइन होगा, पर ऑडिट रिपोर्ट में हमेशा सिर्फ ऑडिटर का साइन होगा। तो उस केस में ऑडिटर को ही ढंग से वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या वो एज पर सेक्शन 143 के हिसाब से है या नहीं। अब इसके बाद है सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जब आप शेयर्स को इशू करते हो बिलो द नॉर्मल प्राइसेस, इस केस में आपको एसआर करना पड़ता है। अगर आप एसआर पास करोगे तो एसआर के अंदर ये भी बताना पड़ेगा कि मैं कितने शेयर्स इशू कर रहा हूं, मैं कितनी प्राइस का इशू कर रहा हूं। कितने देना है? तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है क्या वो सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से इशू है या नहीं है। कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स, इफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी एक्सीडेड एनुअल सैलरी तो उस केस में डिपॉजिट माना जाएगा। वो डिपॉजिट्स के बहुत सारे वायलेशन भी होते हैं, जैसे 5 लाख टू 25 लाख की उसमें पेनल्टीज होती है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर है 1 करोड़ to 10 लाख 10 करोड़ एंड एवरी ऑफिसर फाउंड इन डिफॉल्ट
उसके केस में इम्प्रिजनमेंट है अप टू 7 years और 25 लाख टू करोड़ ऑफ बोथ अदर मिसलेनियस प्रोविजन। ये इसके अंदर ओनली बस अप्रूवल होता है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, बड़ी बड़ी ऑडिट्स में होता है बेसिकली। तो इस केस में क्या होता है, बोर्ड मीटिंग जब भी होती है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं उसका एक अप्रूवल बनता है सबके साथ, मतलब सारी कि कौन से ट्रांजैक्शन होंगे। उसमें प्लेस ऑफ प्रॉफिट का भी होता है कि आप डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, उसका भी एक अप्रूवल बनता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या जो भी ट्रांजैक्शन हुए डायरेक्टर्स के साथ, क्या वो विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब है या नहीं है। उससे ज्यादा है देन यू हैव टू रिपोर्ट दैट अकॉर्डिंगली। नाउ टीडीएस अंडर सेक्शन 192, 192 क्या होता है, टीडीएस ऑन सैलरी। अब इसके अंदर आपको ये चीज बहुत कॉमन है, ये इस बार से अमेंडमेंट हुआ है, पहले अपन नॉर्मल टैक्स रिजीम फॉलो करते थे, पर अब अपनी क्योंकि 115 बीएससी हो गई है तो ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी टीडीएस ऑन सैलरी कट रहा है क्या वो 115 बीएससी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ऑडिटर को क्या क्या चेक करना है, ऑडिटर को ये चेक करना है कि 24 क्यों क्या प्रॉपर्ली भरा है या नहीं भरा अपन ने। और इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, उस केस में आपको ये देखना है कि नॉन रेसिडेंट के केस में अगर एक भी दिन से ज्यादा डिले हो गया तो वो पूरा 100% डिसअलाउड होगा। पर सेम चीज है, अगर कोई एम्प्लॉय नॉर्मल एम्प्लॉय है उसका आपने नहीं करा तो अगर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल उसको पे करोगे आप तो वो 100% अलाउ हो जाएगा। और करंट ईयर में 30% सॉरी 30% अलाउ हो जाएगा, बाद में 30% अभी करंट ईयर में डिसअलाउड रहेगा वो। अब आता है सेक्शन 43B, इफ इन केस एन एम्प्लॉय शेयर इज नॉट पेड। सेक्शन 43 बेसिकली ये हो गया कि मैंने पीएफ ईएसआई जैसे यश ने भी एक्सप्लेन करा, हर्षित ने भी मेरा पार्ट एक्सप्लेन करा। 43 में ये हो गया कि पीएफ ईएसआई मैंने अप टू ड्यू डेट नहीं पे करी तो वो करंट ईयर में डिसअलाउ हो जाएगी। एम्प्लॉय का शेयर अगर मैं एनुअल रिटर्न से पहले कर रहा हूं तो अलाउड रहेगा। एंड इसका डिस्क्लोजर आता है फॉर्म 3CD के अंदर, जैसे जिसने टैक्स ऑडिट करी उसको पता होगा कि प्रॉपर ड्यू डेट्स के हिसाब से जाता है ये। सेक्शन 48(7), इस केस में ये है ग्रेचुइटी, जैसे हर्षित ने एक्सप्लेन करा ग्रेचुइटी के बारे में, इसने किया था, उसने एक्सप्लेन करा ग्रेचुइटी के बारे में। ग्रेचुइटी क्या होता है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है। तो उस केस में आप कंट्रीब्यूशन करते हो पूरे साल भर के अंदर, पर आप ये देखो अपन प्रोविजन बनाता है, प्रोविजन कभी भी अलाउ नहीं होता उसके अंदर, जब आप एक्चुअल ग्रेचुइटी पे करोगे जब अलाउड होगा। और इसका डिस्क्लोजर जाता है 3CD के अंदर कि आपने कितना प्रोविजन बनाया, कितना आपने एक्चुअल पे करा, कितना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। अब लक्ष्य टीडीएस की रेट क्या है 194J में ना? 2% किसमें और 10% प्रोफेशनल में क्या क्या तेरे को नहीं पता नहीं 3% भी होती है। डायरेक्टर फीस पे कितनी होगी, डायरेक्टर रेटिंग फीस 10 बोल दिया उसने, बोल दिया उसने 10। जाना है शांति से। एक वर्ड नहीं दूंगी होती करना चाहिए। एज एन ऑडिटर आपको ये चेक करना है कि क्या 23 प्रॉपर्ली फाइल हुआ है या नहीं हुआ। एक फॉर्म 16 होता है जो फॉर्म 16 से हर्षित ने एक्सप्लेन करा, फॉर्म 16 हर्षित ने एक्सप्लेन करा कि इसके इसमें टीडीएस ऑन सैलरी जब भी आप काटते हो तो एज एन एम्प्लॉयर 15 जून तक फॉर्म 16 फाइल करता है। तो आपको चेक करना है कि क्या फॉर्म 16 प्रॉपर्ली फाइल हुआ है या नहीं हुआ। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA, ये इनकम बेस्ड डिडक्शन होता है। इस केस में क्या होता है, जो भी एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होता है, सॉरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं, पहले इसमें एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, दैट इज 25,000 पर मंथ। अगर उससे ज्यादा है तो आप 80JJAA क्लेम नहीं कर सकते। और इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि वो 240 डेज से ज्यादा एम्प्लॉयड है या नहीं है। अगर वो 240 डेज से कम है तो फिर आप नहीं कर सकते। पर दो केसेस हैं उसमें, एक तो रबर इंडस्ट्री और एक और एक इंडस्ट्री होती है लेदर इंडस्ट्री। उस केस में 180 डेज की लिमिट होती है, 150 डेज की। अब इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट कैन बी क्लेम एज रिडक्शन ऑफ 30%। 30% जो भी आप उसकी एम्प्लॉय की सैलरी है उसका रिडक्शन 80JJAA में क्लेम कर सकते हो। अब जीएसटी एक्ट ऐसा पता होगा कि एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 एम्प्लॉइज जो भी अपनी सैलरी पे कर रहे हैं एम्प्लॉय बेनिफिट दैट इज आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ जीएसटी। तो उस केस में अपन को ये ध्यान रखना है कि कोई भी और जैसे हर्षित ने बताया था कि इस केस में बहुत ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं क्योंकि जीएसटी लग नहीं रहा, कोई इनवॉइस एक्चुअल में शो नहीं रही। तो
पर अपन को इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो डायरेक्टर सिटिंग फीस होती है उस केस पे आरसीएम पे करना पड़ता है @18%। अब अपन को एक चीज पे ध्यान रखनी है, डायरेक्टर सिटिंग फीस होती तो एम्प्लॉय बेनिफिट है, पर वो पीएनएल के अंदर अदर एक्सपेंसेस के नाम से शो होती है। तो कई बार इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। डायरेक्टर सिटिंग फीस के अंदर 197 में भी कुछ गाइडलाइंस दी है, तो एक बार आप रीड करना। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दैट इज क्रॉस 20 ऑफ फॉर्म 3CD। अब जैसे 40CB के अंदर समझो कि डिसअलाउंसेस है, तो फिर उस केस में आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि यहाँ पे ये इश्यूज हैं। पर अगर मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो आपको वो चीज क्लियरली डिफाइन करनी पड़ेगी कि एज पर मैनेजमेंट हमारा ओपिनियन, एज पर मैनेजमेंट सामने वाले का ओपिनियन ये है, हमारा ओपिनियन ये है, जो कि टैक्स अथॉरिटी लास्ट में डिसाइड कर रही है। पीएफ ईएसआई के केस में भी हम ये कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय के केस में पीएफ लगेगा, हमारा कोई कुछ और ओपिनियन है, सामने वाले का ओपिनियन कुछ और है, उस केस में। अब है कार्य 2020 दैट इज क्लॉज 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज। कार्य 2020 के अंदर क्लॉज 7 है स्टैट्यूटरी ड्यूज, दैट इज स्टैट्यूटरी ड्यूज दैट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। उस केस में क्या होता है, इफ इट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, तो पीएफ ईएसआई ओनली डिस्प्यूटेड। हाँ, डिस्प्यूटेड अमाउंट कारों के अंदर रिपोर्ट होता है। कारों हर एंटिटी के लिए पॉसिबल नहीं होता, जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब होती है उस एंटिटीज के केस में ही ये डिस्क्लोजर जाता है। तो एज एन ऑडिटर जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाएं, कारों की रिपोर्टिंग होती है, तो ये ढंग से चेक करना पड़ता है, वरना कवरेज में मारता है। एम्प्लॉय रिलेटेड डिस्क्लोजर अंडर शेड्यूल 3। अब इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं पर्टिकुलर अंडर इंड एस एंड INGAAP। इसमें क्या होता है, आपको डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग कि क्या शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, क्या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट है, क्या अदर लॉन्ग टर्म है, क्या टर्मिनेशन बेनिफिट्स है। ईसॉप के केस में भी आपको डिफाइन करना पड़ता है कि क्या कंपेंसेशन स्कीम है जो आप एम्प्लॉइज को दे रहे हो, क्या वो फेयरली वैल्यूड है या नहीं है। ग्रेचुइटी एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इंडेस 19 ये बहुत क्लियरली डिफाइन करता है कि कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्या प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी है, क्या अमाउंट ऑफ प्रोविजंस है, क्या एक्चुअल अजम्पशंस है एंड मूवमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर द पीरियड है। अब एक समरी है इसके अंदर, शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी दैट आर वेरी एसेंशियल फॉर अ इज वेरी एसेंशियल। इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये ट्रांसपेरेंटली लेबर कॉस्ट जितनी भी है क्या वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुई है, क्योंकि दैट्स अ ग्रे एरिया, यहाँ पे फ्रॉड बहुत इजीली हो सकता है। डिस्क्लोजर अंडर Ind AS 24 एंड एंटिटी शैल डिस्क्लोज की मैनेजरियल पर्सन जो भी आपके हैं उसको आप कितना रेम्युनरेशन पे कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड शेयर बेस्ड पेमेंट। इसका एक एक्सट्रैक्ट है फाइनेंशियल का रिलायंस का, उसमें इसमें प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करा है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हमने कितने दे रखे हैं, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हमने कितने दे रखे हैं। दैट्स इट फॉर द क्लास। बड़ी जल्दी की आपने यार। इसलिए ले लिया ज्यादा टाइम नहीं बात है। भैया यहाँ पे बच्चे हैं 60 बच्चे हैं 60 बच्चे 111 बच्चे ने साइन किया कितने कितने भी डबल साइन किसको 2 बच्चे नहीं आए साइन कर गाड़ी वाली नवंबर 24 जो नहीं है वो हाथ कैसे खड़े करेंगे क्या नंबर नहीं है वो हाथ खड़े करेंगे कितने डबल साइन किए बच्चे नहीं आए 24 वालों को छोड़ दो यार 25 वालों को छोड़ दो। अच्छा आपने किया डबल साइन सबके, मेरा हाथ खड़े किया। वो तो घर में हां उसने करे, मैंने देखा था। एक मिनट रुको घर में करे वो भी आए बच्चे पूर्वा जी, साइन किया आए आप दोबारा पूर्वा जी फिर वहां क्या रहता है दोबारा साइन करो ना उसको अच्छी हो गई आपने कर क्या भैया सुना क्या करती है फोन देना है मैं करती हूं लगा क्या हुआ उसका 20 नहीं सर ने तो एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोसेस को अब जब भी क्लाइंट सर्विस में जाए, सबसे पहले हैव द अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या एम्प्लॉय बेनिफिट के अरेंजमेंट्स जैसे करते हैं। सेकंड डिमांड द डॉक्यूमेंट्स, क्या आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डिमांड करने हैं, जैसे सैलरी शीट्स हो गई, अप्रूव सैलरी स्ट्रक्चर हो गया, अटेंडेंस शीट्स हो गई, नोट सर्टिफिकेट हो गया, एम्प्लॉय लीव करके जा रहा है, ये सब रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसका आपको इंस्पेक्शन करना चाहिए, उसका रिकंसिलिएशन कीजिए विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन कंप्लायंस चेक, वेरी